आतंकवादियों को जो ललकारते हैं, बम और गोलियां जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, जो देशभक्ति जिनकी रगों में दौड़ती है, भारत के गौरव हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 14 बार आपके ऊपर आतंकी हमला हुआ, RDX बम से आप पर विस्फोट हुआ, आप हर बार कैसे बच गए? आपको जिंदा शहीद की उपाधि दी गई। 15 अगस्त आने वाली है, 2 दिन बाद 15 अगस्त है जी। जब मेरे से सवाल पूछे जाते हैं कि 14 बार बम्बों से हमले हुए, पहला हमला कब हुआ, तो मैं फकर से कहता हूँ इस बोनस की ज़िंदगी में कि पहला हमला 15 अगस्त आज़ादी के दिन आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए पवित्र स्थान हरमंदिर साहब, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक होता है, 20% सिख जाते हैं, 110% हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, ईसाई उनको जाता है। वहाँ जब हरमंदिर साहब का अपमान हुआ, हथियार लेके भिंडरांवाले चले गए, तो जब वो अंदर चले गए, जो बचपन से तिरंगा झंडा लहराते थे, आज़ादी का दिन 26 जनवरी मनाते थे, तो वहाँ से अंदर से फ़ोन पुलिस स्टेशन में आता है, क्योंकि मोबाइल तो थे नहीं, और पुलिस स्टेशन का SH होता तिलक राज या तिल कुमार था। वो मुझे कहते हैं कि अंदर से एक धमकी आई, अगर तिरंगा झंडा लहराओगे तो बम्बों से उड़ा दिए जाओगे, यहाँ तिरंगा झंडा नहीं, यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। मुझे उसने रास्ता बदलने के लिए बोला, मैं कहा रास्ता नहीं बदला जाएगा, ये आज़ादी का तिरंगा झंडा है, ये शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से सजा हुआ है तिरंगा झंडा। ये पहले भी लहराते थे, बम खाएंगे, गोलियां खाएंगे, तिरंगा झंडा लहराएंगे। तो पहला बम ब्लास्ट उन्होंने 82 या 83 में हरमंदिर साहब के पास किया, तो फिर आगे बम गोलियां चलते रहे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लगातार अटैक हो रहा है और हर बार आप मौत को मात दे रहे हैं। मतलब आपने मौत को बता दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं हमारे आगे, नहीं, देखो, हमारे हौसलों के आगे। 2 बातें हैं। आज जिस हालातों से मैं गुजरता हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, मौत तो देखो मेरी दोस्त है, वो कभी भी बुला ले। जब भी मेरे सुरक्षा जवान शहीद होते थे, मेरी आंखों के सामने किसी का सिर उड़ जाता था, किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, उनकी जो गन्स होती थी ऐसे LMG उसके टुकड़े होते देखे। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाते हुए बम ब्लास्ट में तारों में लटकते हुए देखा। तो मेरे मन के अंदर आवाज़ आती थी, भगवान को एक सवाल करता था कि मुझे भी इनके साथ भेज देते, मुझे को छोड़ा। पर भगवान ने कहा नहीं, अभी ये ज़िंदगी का तमाशा देख के आना। तो तमाशा देखा बहुत, लाइफ का आज भी देख रहा हूँ। कहाँ खड़े हैं, उसी हालात में अभी भी खड़े हैं पंजाब के अंदर। तो मौत जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी में कोई नाम है नहीं। मौत एक दिन जाना है। हमारे जवान भी तो मौत का कफन बांध करके भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हुए रोज़ शहीद होते थे, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। तो वो एक वर्दी में फ़ौजी थे, हम बगैर वर्दी में फ़ौजी भगवान ने बना लिया। तो कहने का मतलब मौत मेरी ज़िंदगी में कोई लफ्ज़ नहीं। बस ये ज़रूर भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, जिन मंदिरों में गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, जब भी कभी बम्बों गोलियों से मौत आए, बस मुझे एक चीज़ मांगता हूँ, मेरे आखिर में इतना निकले, मुझे अपने चरणों में बुला लेना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, अपने चरणों में बुला लेना। बस ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। विवर कहता है तेरी ख्वाहिश की, मैं नेता बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। 3 बार तो मैंने चीफ मिनिस्ट्री बचपन के अंदर छोड़ दी। ये मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, मेरी यारी मौत से है। ऐसा क्यों? ये सवाल क्यों सवाल नहीं है, ये जो भगवान ने दिया है। मैं तो इस बोनस की ज़िंदगी में मैं कहता हूँ मुझे भगवान ही चलाता है, जिसके शरीर में पूरा लोहा भरा हुआ है, वो सहारा लेके चलता है। उस सहारे का
उस दर्दों का मुझे कोई दुख नहीं, वो मुझे फूलों की तरह लगती है। जैसे सर्दी आती है, मेरी प्लेट्स हैं, मुझे दर्दें होती है, वो मुझे फूलों की तरह लगती है। पर जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, जब तिरंगे झंडे का कनाडा अमेरिका के अंदर उसका फुटबॉल बना के रोदा जाता है, जब हनुमान मंदिर पे हमला होता है, जब बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता है, फिर मुझे दर्दों पे तकलीफ़ होती। नहीं तो मुझे दर्दें भी फूलों की तरह लगती हैं। सर, क्या आप आज भी आतंकियों के निशाने पर हैं? आपको किससे खतरा है? ISI, पाकिस्तान। हथियार तो वहीं से आते हैं ना। देखो, पाकिस्तान की हर मूवमेंट को मैंने कामयाब होने नहीं दिया। पंजाब के अंदर जब मेरे ऊपर दिल्ली में ली मेरिडियन के नीचे 5 रायसीना रोड पे 45 किलो RDX से हमला हुआ, 35 लोग शहीद हुए, मेरे जवान शहीद हुए। अगर वही हमला कहीं 2 घंटे पहले हो जाता तो 300-400 के करीब लोग मारे जाते जो मुझे मिलने आए थे। तो सवाल सबसे बड़ा कि पाकिस्तान की हर मूवमेंट को, ISI की मूवमेंट को मैंने कमज़ोर किया है। फिर मैंने जब पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से लेके पूरे देश के जितने बॉर्डर थे, चाहे वो कच्छ बॉर्डर था, चाहे गंगानगर बॉर्डर था, चाहे जम्मू कश्मीर बॉर्डर था, जहाँ बॉर्डर लगते थे जी। सबसे पहला प्रदर्शन किया वाघा बॉर्डर के अंदर। आज तो बड़ा गैप आपस में है। उस वक्त तो जैसे आप बैठे हैं, मैं इधर हूँ, ये पाकिस्तान था। 1.5 लाख की भीड़ लेके पूरे हिंदुस्तान की तिरंगे झंडे लेके पाकिस्तान को उनके बॉर्डर में इंटरनेशनल मैंने एक्सपोज किया कि यही हिंदुस्तान के अंदर हमला कराते हैं, यही बॉम्बे के हमला कराते हैं, यही जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के रेंजरों ने मेरे BSF के रेंजरों को बोला, बिट्टा को कहना बेनज़ीर भुट्टो को गाली देना बंद करो, ISI को, नहीं तो हम गोली चलाएंगे। जैसे ही मुझे वो बोलते हैं, मैं माइक पकड़ता हूँ, मैं कहा, अरे पाकिस्तान, ISI तेरे लोहे का गेट तोड़ के ये लाखों की भीड़ तिरंगे झंडे लेके तेरे लाहौर में घुस जाएगी, तेरी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, तुमको एक्सपोज करते रहेंगे। फिर गए हम कच्छ बॉर्डर, लाखों की भीड़ लेके, तो हम उनको एक्सपोज करते रहे ISI को। फिर अफजल को फांसी दिलवानी थी। बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां पार्लियामेंट में कहती कि फांसी नहीं होनी चाहिए। फिर परिवारों को लेके मैंने अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति मेडल वापस लिए। 11-12 परिवार थे और मैं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं। वो फांसी नहीं देते थे। फिर हमने कहा, ये मेडल आपको दे दिए, फांसी दे दोगे मेडल हमें दे देना, नहीं तो नेशनल म्यूजियम में रख देना। जिस संविधान के मंदिर पे हमला करने वालों की उसी मंदिर में बैठे हुए पॉलिटिशियन कहते हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, तो आने वाली जनरेशन देखेगी। तो पाकिस्तान की तो कोशिश रहेगी कि बिट्टा ने हमारी पंजाब को टूटने नहीं दिया, पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने दिया, बिट्टा ने अफजल को फांसी दिलाई, बिट्टा ने कसाब के ऊपर एक मुहिम चलाई कि इसको फांसी होनी चाहिए। तो ISI की कोशिश रहेगी कि कभी भी मौका मिले वो हमारा नुकसान करे। अब हम सर, भारत देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है जी। आज वो दौर है जब जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन एक वो दौर भी था जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर बवाल होता था। अब इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं आगे भी कई जगह कहा, हम भारतीय तो हैं, हम भारत के गीत तो गाते हैं, पर भारत के पुराने इतिहास को छोड़ करके नई नई चीज़ों को जन्म देते हैं। जैसे कॉकरेज पार्टी हुई, ऐसी चीज़ों को जन्म देते हैं। हम तिरंगा झंडा भी भूल जाते हैं, हम वंदे मातरम भी भूल जाते हैं, हम भारत माता की जय भी बोलते हैं, भूल जाते हैं। हम भारत माता की जय अगर बोलते हैं, तिरंगा झंडा लहराते हैं, तो वो एक दिखावा होता है। मुझे याद है महबूबा मुफ्ती कहा करती थी, जिस दिन यहाँ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, कश्मीर पाकिस्तान में होगा, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होगा। और तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता था। वहाँ पे हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे, हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, जनगण वहाँ भूला नहीं जाता था, भारत माता की जय बोली नहीं जाती थी, ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद हुए, ना दंगे हुए। आज तिरंगा झंडा भी लहराया जाता है जगह जगह, बच्चे जनगण मन भी वहाँ बोलते हैं, और आतंकवाद भी समाप्त हो गया। संविधान एक, कानून एक, सब कुछ हिंदुस्तान एक। कहीं आज़ादी में कमी थी, वो सरदार पटेल जी के अधूरे सपनों को पूरा कर दिया। ये आज का भारत है। हम भूल जाते हैं। हम मोदी जी को
मदर को गालियां देते जिनकी 100 साल उम्र थी। हम भूल जाते हैं कि उस आदमी ने हमको क्या कुछ दे दिया। रोज हमारे जवानों की बॉडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा गांव जहां नहीं आती थी। जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा, आज बताओ नारे लगते हैं। ये हिंदुस्तान की आज की तस्वीर है। मैं बीजेपी की मोदी जी की बात नहीं करता, मैं उनके कर्मों की उनके काम की बात कर रहा हूँ। राष्ट्र प्रथम है, तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। आपने आज़ादी की बात करती, 80 वर्ष हो गए, तो आज़ादी इसी को कहते हैं, हमें मुकम्मल आज़ादी मिली। बिल्कुल। आप मानते हैं सर कि आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर में जड़ से खत्म हो चुका है? मैं कहता जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। अगर अमित शाह जी ने कहा कि 3 महीने में नक्सलिज्म खत्म होगा, मैं उन परिवारों के घरों में जाता था, मैं एयरपोर्ट पे जाता था उनकी बॉडी को लेने के लिए। एक दिन के अंदर 70 सीआरपी के जवानों को बम्बों से उड़ते हुए देखा, उनकी बॉडियां मैंने देखी। 2 हिमाचल जा रही हैं, एक हरियाणा जा रही है, कहीं और जा रही है, कहीं मध्य प्रदेश जा रही। दिल्ली बॉडी आती थी जहाँ से सब आगे बॉडी को उनको दिया जाता था। आज मुझे बताइए 3 महीने में नक्सलिज्म ख़त्म नहीं हुआ। सवाल ये है कि ये चीज़ें पहले क्यों नहीं हुई, पहले पॉलिटिकल पार्टियों ने ख़त्म क्यों नहीं किया? वो इच्छा शक्ति नहीं थी। नहीं, पॉलिटिकल विल। अब पंजाब के अंदर पॉलिटिकल विल आई, नरसिम्हा राव जी ने पॉलिटिकल विल दी। नरसिम्हा राव ने सरदार बेअंत सिंह को पॉलिटिकल विल का इस्तेमाल किया। नरसिम्हा राव जी ने केपीएस गिल को वहाँ पे डीजीपी बनाया तो बनाया। आज पंजाब में अमन शांति आया। सब पॉलिटिकल पार्टियों ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, आरएसएस भी, अकाली दल का कुछ हिस्सा, सीपीएम, सीपीआई, सब ने कहा हमें राष्ट्र प्रथम चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं बनने देना, हम पंजाब को इस देश से टूटने नहीं देना है, खालिस्तान नहीं बनने देना। तो हुआ पॉलिटिकल, अगर आप विल हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब यूपी की हालत देख लो, आप यूपी में देख लो, आज से 8-9 साल पहले यूपी की हालत क्या थी। कोई माँ यह सोचती थी अगर 5 बजे के बाद मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार का मेंबर घर नहीं आया तो किसी ने गोली मार दी होगी। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वाराणसी हो, कहीं हो, बड़ी बड़ी जो वहाँ पे कोर्ट थी वहाँ बम ब्लास्ट होते थे, वाराणसी बम ब्लास्ट होते थे, इलाहाबाद होते थे। मैं सब जगह पे जाया करता था। पॉलिटिकल टेररिज्म था, क्रिमिनल लोग राजनीति में घुस चुके थे। अतीत अहमद देख लो, जो पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट था, वो पार्लियामेंट में बैठ गया, वो विधानसभा में बैठा रहा। अंसारी था, आज कहाँ हैं वो लोग? मैं उस वक्त कहा करता था कि यहाँ केपीएस गिल को गवर्नर बना देना चाहिए और 5 साल के लिए गवर्नर रूल होना चाहिए। आज योगी जी आए, एक संत एक सिपाही, जो मेरा नारा है, संत और सिपाही। एक फकीर की तरह भी है, ना पैसे का लालच है ना किसी चीज़ का लालच है। एक डंडा भी हाथ में है। अगर किसी बहन का सुहाग उजाड़ोगे, अगर किसी बच्चे को यतीम करोगे, अगर यूपी को डिस्टर्ब करोगे तो गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। उसमें हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, जात धर्म कोई ले ले, जात धर्म नहीं। राष्ट्र प्रथम, यूपी की सुरक्षा, बहनों के सुहागों की रक्षा, वो मेरा पहला नारा है और आपके सामने है। अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने। लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं, एमएस बिट्टा सर, आपने हाल ही में भारत सरकार और कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अभी 2 महीने पहले भी आपने कहा कि जो वकील आपको इच्छा मृत्यु दिलवाने में कामयाब होगा उसे आप 1 करोड़ रुपए देंगे। आप इच्छा मृत्यु क्यों चाहते हैं? नहीं, 2 बातें हैं। अच्छी खासी जिंदगी है। मैं बताता हूँ। पहली बात तो मेरा जीवन अब बोनस है। दूसरा ना, मैं चलता फिरता बम्बू है ना। जिस आदमी के साथ 70 लोग शहीद हो गए हों, बहनों के सुहाग उजड़ गए हों, अभी तक कई जख्मी हैं जो चल नहीं सकते। मेरा एक मिशन था, राष्ट्र प्रथम। मेरा एक मिशन था, जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को कौन देखेगा। मेरा एक मिशन था, आतंकवाद से भारत मुक्त हो। मेरा एक मिशन था, घर घर वंदे मातरम बोला जाए। मेरा एक मिशन था कि नक्सलिज्म खत्म हो। मेरी एक सोच थी कि राम जन्मभूमि का भी निर्माण हो। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी ज़िंदगी में हो गई। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई नेता तो बनना नहीं। जिस व्यक्ति ने
37-38 साल की उम्र में 96 तक कह सकता हूँ, उसके बाद भी 2 बार, 3 बार चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी हो, 2 बार राज्यसभा छोड़ी हो, 4 बार मेंबर पार्लियामेंट छोड़ी हो, उसकी इच्छा ही कोई नहीं। मौत से मेरी दोस्ती है, देश के चरणों में मैं रहता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं। जिस आदमी की कोई इच्छा ही ना रही हो, उसकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई हो, तो मैं समझता हूँ अब हम बोझ हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये बचा हुआ जीवन लोग मरने के बाद अपने जीवन को अंग दान करते हैं। मैं जीते जी अंग दान नहीं, मैं जीवन बचे हुए शरीर को, जो बम्बों से बचा हुआ शरीर है, मैंने मंदिर की तरह अपनी किडनी, अपनी लीवर, अभी प्रेमानंद जी के चरणों में भी मैं गया था अपनी किडनी देने के लिए। मैं कहा आपकी इस दुनिया को ज़रूरत है, देश को नहीं, दुनिया को ज़रूरत है। हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, हर धर्म, नास्तिक भी आपको मानता है। मेरा जीवन अब पूरा हो चुका, मेरी इच्छाएं नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी, जो मेरी इच्छाएं थी। अब जवान कोई अगर शहीद हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ देती है, स्टेट गवर्नमेंट 1 करोड़ देती है, उनको नौकरी मिलती है, उनके बच्चों की शादियां होती हैं। मेरा यहाँ तक मिशन था, मुझे भगवान ने यहाँ तक जिंदा रखा था। अब मेरा टाइम पूरा हो चुका, तो मेरी इच्छा है। ये सर भाव कहाँ से आया? कोई तो इच्छा ऐसी होगी कि जिंदगी को, चलिए अभी तक हमने बहुत तनाव में जिया, अब आराम से जीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप कह रहे हैं कि आप मरने के बाद भी जो जख्मी फौजी हैं उनको अपने अंग डोनेट कर देंगे। ये भाव दो बातें एक होता है एंजॉय। आजकल लोगों का एंजॉय है, कोई दुबई जा रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, कोई कहीं जाके मज़े ले रहा है पहाड़ों में। मेरी लाइफ में ये चीज़ें मैंने नहीं रखती। मैं हमेशा एकांतवास में रहता हूँ। मुझे जंगल में छोड़ दो, मुझे 4 महीने 3 महीने छोड़ दो, मैं मेरे साथ जो मेरे सहारा देने वाले वो रहे, मैं रह लूँगा। मुझे दोस्ती, ये बड़े बड़े फंक्शन, ये रात की डिनर पार्टी मुझे पसंद नहीं है। आपका कोई दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं है ना? मेरे कोई जिसके साथ आप हैंग आउट करें, जिसके साथ समय बिताएं शाम के वक्त में? नहीं, मेरा परिवार है, बस मेरे बच्चे हैं बड़े। मैं ज़्यादा उनके बारे में जिक्र नहीं करता सुरक्षा के कारण, पर मैं चाहता हूँ मैं एकांतवास में खुश रहता हूँ। अब मेरी एक इच्छा है कि मैं जीते जी जीवन दूँ, और जब जीते जी जीवन दूँ, अपने अंग दूँ, मुझे कम से कम 2 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने दिल की बातें कुछ करके समाज से ऐसी करके जाऊं कि आने वाली जनरेशन को, युवाओं को कोई नया रास्ता दे के जाऊँ। आपने क्या, क्योंकि जाने के बाद तो कई सवाल उठ जाते हैं। जीते जी जब आदमी मौत से दोस्ती कर लेता है, पता भी मैंने जाना है। आप ऐसे आपने देखा होगा जैन धर्म है जी, जैन धर्म में संथारा ले लेते हैं, खाना पीना 1 महीने छोड़ देते हैं। उनको पता है कि हमने जाना है, फिर वो दुनिया से चले जाते हैं। वो भी तो एक इंसान है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे जाने से, मेरी इच्छा मृत्यु से मेरे अंग जो किसी के काम आ जाएं, जख्मी फौजियों के काम आ जाएं और गरीबों के काम आ जाएं, और मैं जाते कुछ समाज को दे जाऊं कि मेरे साथ लाइफ में क्या क्या हुआ, मैंने कैसे पॉलिटिकल टेररिज्म झेला है, मैं बम गोलियां झेलना मेरे लिए कोई अभी भी मौत मेरे लिए मुश्किल नहीं है। पर जो मैं राजनीतिक आतंकवाद झेला है ना, अपनी पार्टी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, वो शायद बुलाने वाली चीज़ नहीं है। मैं कुछ समाज में बातें करके जाना चाहता हूँ, को पत्रकारी के ऊपर सवाल उठा के जाना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी देश की बातें करने वाले जब हमारे पे मुसीबतें पड़ी सब भाग गए, तो बड़े सवाल जवाब हैं जो पूरे देश के, समाज के लोगों को मैं उनके सवालों का जवाब दे के जाना चाहता हूँ। को रह न जाए मेरी चीज़। हो सकता है उसमें युवा जागे, किसी न किसी को तो कोई देना होगा ना देश के लिए। हर चीज़ पाने के लिए थोड़ा हम आते हैं जी, देने के लिए भी करना चाहिए। तो मेरी इच्छा है। आपने देश को वैसे ही बहुत कुछ दे दिया है, मैंने कुछ ना, ये जो शब्द आपका, बिल्कुल मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि मैंने देश को दिया। जिस दिन मैं कहूँगा मैंने दिया, जिस दिन मैंने कहूँगा कुर्बानी, जिसने कहा ना मैंने ये किया, उस दिन बिट्टा मिट्टी हो जाएगा ना। ये उसने सेवा दी, भारत माता ने, हमने कर दी। हम कौन है आज? मेरी जिंदगी में मैं सच बताऊं, मैं कुछ भी नहीं। आप भारत का गौरव है। नहीं, आप अनमोल रत्न हैं। देखो, लोग कहें उनका धन्यवाद, मैं नहीं कह सकता। मुझे कई लोग कहते हैं बड़ी कुर्बानी दी। मैं कहा सुनो, हम हज़ारों बार मर के जन्म ले लें, कोई कहता है देशभक्त, मैं कहा देशभक्त नहीं बन सकता।
देशभक्त सिर्फ फौजी है, देशभक्त सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला जैसे। हम नहीं ये कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। मैं कई नेताओं को देखा है हम देशभक्त, अरे यार देशभक्त को छोटी सी बात है क्या? मैं तो कहता हूँ हजारों बार मर के जन्म ले लूँ, मैं देशभक्त नहीं बन सकता। आपको पता है कि आप आज़ादी का देना है, कितनी कुर्बानी, कितनी शहादत, कहाँ सुभाष चंद्र बोस, कहाँ जर्मनी में गए, ना प्लेन ना कुछ, किस बोट के जरिए गए, कहाँ थाईलैंड गए, कहाँ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, कहाँ भगत सिंह, कहाँ फांसी के रस्से को चूमा, कहाँ जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कहाँ जनरल डायर की गोलियाँ सीने पे खाई। मतलब आप कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, को अंग्रेज मुझे मारेंगे, अपने आप को गोली मार देते राष्ट्र के लिए। कितना कुछ राष्ट्र के लिए किया। आज ही अपने फेसबुक पे लड़के को बोल रहा था, मैं कहा यार कल ना मेरी वीडियो मत डालना। क्यों? जिनके कारण हमने आज़ादी ली, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे सरदार पटेल, उनको डाल देना। मतलब हम तो आज अपने आप को तिरंगा झंडा, किसके कारण हम तिरंगा झंडा आज़ादी लेके हम चल रहे हैं, उनको तो हम भूल जाते हैं। तो सवाल ये है कि इतिहास को सर देशभक्ति का ऐसा भाव कैसे लाया जाए आज के दौर में युवाओं के भीतर, जो आपके अंदर है? आप इमोशनल हो जाते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आप जैसी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेते हैं आप भावुक हो जाते हैं। ये कैसे भाव लाया जाए देशभक्ति को लेकर? देखो, जब मैं 7 साल की उम्र में था तो जलियांवाला बाग में अपने ग्रैंडफादर के साथ जाया करता था। एक तरफ जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदिर साहब, बीच में हमारा घर था, पुरानी हवेली अभी भी है। तो वो मुझे, एक बच्चा था तो मुझे पकड़ के ले जाते थे, शाम को जाते थे। तो कई महीने जाता रहा। तो एक दिन कहा, मैं कि ये निशान किस चीज़ के हैं? अपने ग्रैंडफादर को बोला। तो कहते ये जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं, जिन्होंने आज़ादी मांगी थी उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, आज़ादी मांगी थी, गोलियां चलाई थी, मुझे समझ नहीं थी। खैर मेरे ग्रैंडफादर के जो ब्रदर थे वो फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी गोली लगी थी, पर वो जिंदा रहे, वहाँ गोली लगी। फिर मुझे उनके साथ मिलाया, कहते इनको बात सुनाओ। उन्होंने बात सुनाई, फिर मुझे भगत सिंह जी की किताब लेके दी, सुभाष चंद्र बोस जी की किताब, जलियांवाला बाग की। फिर मैंने 3 महीने बाद ग्रैंडफादर का पाँव हाथ पकड़ के शपथ ले ली लाल मिट्टी पे, आज़ादी इन्होंने लेके दे दी, आज़ादी की रक्षा करेंगे। मुझे क्या पता था कि भारत माँ देश की आज़ादी मेरा इम्तिहान लेगी। फिर भिंडरांवाला हरमंदिर साहब आ गए, वो आज़ादी का तिरंगा झंडा जो बड़े स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ ही मनाते थे, मोहल्ले के लोग होते थे, कोई बड़ा नहीं, 200-250 लोग होते थे। एक तरफ हरमंदिर साहब था, एक जलियांवाला बाग। तो वो इम्तिहान आ गया। भिंडरांवाले ने अंदर से कह दिया पुलिस स्टेशन में, बिट्टा झंडा लहराएगा, बम्बों से उड़ा देंगे। और जब बम ब्लास्ट किया उन्होंने सुबह मेरे घर में 5 बजे, उस वक्त शमयाने होते थे लाल पीले नीले, पुराने टाइम पे, आज को तो नए आ गए। तो मैं शमयाने लगा रहा था, मेरा इनफील्ड मोटरसाइकिल बाहर था, मेरे फादर का रिवॉल्वर मेरे पास था, इतना मुझे पता है। तो लड़के को आते हरमंदिर साहब ने ब्लास्ट कर देते, मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, आवाज़ आती ब्लास्ट की, बाहर आता हूँ तो धुआं होता है। एक वाइफ हस्बैंड मत्था टेक के हरमंदिर साहब से आ रहे होते 5 बजे। तो मैंने कहा किसी को जाते होते नहीं, कहता इधर लड़के भाग के गए। तो मैंने रिवॉल्वर निकाली, उनके पीछे गया, जैसे थोड़ा आगे तक गया, मैं कहा अब उनकी हदूद में आगे वापस आ गया। उनका मकसद था कि आज़ादी का दिन ना मना सके, उनका मकसद था कि तिरंगा झंडा ना लहरा सके। 12 बजे तिरंगा झंडा लहराया। तो जो पॉलिटिशियन को मैंने बुलाया था वो सब डर गए, ब्लास्ट हुआ तो कहीं दोबारा ना कर दें। पर मैंने किसी एक एमएलए को हाथ जोड़ के मैं कहा उधर भिंडरांवाला अभी शाम को यात्रा निकालते हैं खालिस्तान की, अगर तिरंगा झंडा ना लहराया गया तो अपमान हो जाएगा। वो बेचारा आ गया। तो फिर लड़के 3-4 आ गए मेरे मंच पे, हाथ में रिवॉल्वर, पॉम्फलेट फेंक दिए ऐसे, उसमें लिखा था खालिस्तान जिंदाबाद। बोलने लगे, बोलने नहीं दिया मैंने, हम पकड़ लिया, हम सब ने पिटाई की, नीचे फेंक दिया, ले जाओ। फिर अंदर से कृपाने लेके आ गए, हमने इधर से कृपाने निकाल ली। तो क्योंकि कृपानों और कपड़े की दुकानें होती थी। फिर बीएसएफ ने लाल झंडा गाड़ दिया, इधर से उधर जो जाएगा हम गोली चलाएंगे। फिर शाम के 5 बजे तक उन्होंने कहा आप तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। 5 बजे तक उन स्टूडेंट नौजवान दोस्तों के साथ हम पहरा देते रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा और वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए तिरंगे झंडे की आज़ादी की रक्षा की।
वो हमारा पहला जो था ज़िंदगी का इम्तिहान था, जो जलियांवाला बाग में शपथ ली थी, भारत माँ ने हमारी वो इच्छा पूरी कर दी। अब बताओ, जो मेरा भाव मैं मुँह कौन हूँ? मैं मुँह तो अपनी ज़िंदगी में है ही नहीं। जिसने इतनी बार मौत देख ली उसके सामने मैं नहीं, सब कुछ। वो कहते ना, कर्ण कराए आपो आप, परमात्मा ही कराता है। देश के लिए समर्पित आपका पूरा जीवन। नहीं, ये कोई समर्पण होना कोई एहसान नहीं है, ये उसी की कृपा है। सर, वंदे मातरम गीत की अगर हम बात करें तो 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसको लेकर इतना विवाद क्यों होता है? अभी हाल ही में ओवैसी साहब ने क्या कहा, मैं कई बार कहता हूँ जी, वो कहते हैं, ओवैसी कहते हैं कि वंदे मातरम की जब भारत माता की वंदना की जाती है तो वो एक स्त्री के रूप में, देवी के रूप में की जाती है, और उनका धर्म इजाजत नहीं देता अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने का। इस आप कैसे देखते हैं? मैं जो बार बार मेरे अंदर से निकला नारा है, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, चलते हुए खून में वंदे मातरम, खंजर कातल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिरी चीख भी निकलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम। और मैं कहूँ, मैं तो सरदार हूँ, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो ऐसा है ही नहीं। वंदे मातरम नारा तो कब का है? आज़ादी के वक्त का है। आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सबने कुर्बानी दी। इस्तफाकुल्ला खां कौन थे? अब अपनी अपनी किसी ने राजनीति करनी है, वो करे। वंदे मातरम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा रहती है, जब भी मैं जाऊँ इस दुनिया से, बम्बों गोलियों से जब ऐसे, आखिरी में यही निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। अब बताओ मैं कौन हूँ? आप मुझे सरदार कहते, मैं अपने आप को भारतीय कहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं वंदे मातरम आखिरी टाइम पे। अब अपनी अपनी सोच है, उनकी पॉलिटिक्स है। मेरी मौत दोस्त है, उनको मौत का ज्ञान ही नहीं, उनको भारत का ज्ञान ही नहीं। वो तो मजहबों धर्मों में घूम रहे हैं ना। और मैं आपको ये बता दूँ, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हर मजहब, हर धर्म वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने में गर्व महसूस करेगा, ये झगड़े, ये फसाद, ये ओबीसी, एबीसी सब समाप्त हो जाएंगे। को पहल तो करे। मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई नहीं। मेरे किसी को पूछो, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे पहले सरदार मानते हैं या भारतीय, आपका जवाब क्या होगा? मैं सवाल पूछता हूँ, भारतीय। बस। अब जब आप मुझे भारतीय कहते हैं तो वही मेरी पहचान है ना। मैंने आपको कहलाया तो नहीं कि आप मुझे कहो। मुझे हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाओ, खड़ा कर दो, हजारों लाखों लोगों में ले जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। इतने स्टूडेंट में जाता हूँ, 10-10, 20-20 हज़ार स्टूडेंट होता है। मैं कहूँगा बताओ कौन? एक ही आवाज़ निकलेगी, बिट्टा भारती। अगर बिट्टा की पहचान भारती तो दूसरे की पहचान भारती क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है सबसे। जी बिल्कुल, जब आपने धर्म को एकदम साइड कर दिया है। नहीं, हम समाज के आदर्श हैं। हमने समाज को एक सोच देनी है। जब हम ही अपनी सोच से बढ़ गए, आज मैं कई वर्षों के बाद देख रहा हूँ, आज अखबार में पढ़ रहा था तो मैंने कहा चलो आप सवाल पूछेंगे तो उसमें ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा। आज अखबारों में आप देखो, हर जगह पे तिरंगा ही तिरंगा है। चाहे उसको आप राजनीति कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, ये सोचने का नजरिया है। तिरंगा तो है, पहले तिरंगा क्यों नहीं था सड़कों पर? मुझे बताओ। पहले वंदे मातरम कोई नहीं था, मुझे बताओ। 2014 से पहले की बात कर जो भी है, मैं वंदे मातरम कांग्रेस में रह के बोलता था, मुझे कहते ये तो आरएसएस का हो गया। अच्छा। मैं अगर भारत माता की जय बोल रहा है, ये तो बीजेपी का हो गया। अरे आपकी सोच बदल गई होगी, मेरी सोच तो नहीं बदली। मेरी बचपन में 7 साल की उम्र में भी वही सोच थी, मेरी आज भी वही सोच है। मुझे राजीव गांधी ने कभी मना नहीं किया, मुझे इंदिरा गांधी ने कभी मना नहीं किया, मुझे नरसिम्हा राव ने मना नहीं किया, मुझे हौसला देते रहे। पर तुम लोगों की सोच बदल गई तो मेरा कसूर नहीं है ना। मेरा कांग्रेस को क्यों प्रॉब्लम है तिरंगे से? चलो होगी, उनकी सोच होगी। वो तो मुझे अहमद पटेल ने भी कभी बोला था कि बेटा जी आप अफजल के ऊपर फांसी के लिए ना जाओ, आप वंदे मातरम बार बार बोलते हो। मुझे उन्होंने भी कहा था, उनको किसी ने कहा होगा, सोच होगी। अपन उन लड़ाई में नहीं पड़ना, किसने क्या कहा उस तरफ नहीं जाना। पर वंदे मातरम का जो आपने सवाल किया, ये वंदे, अब मेरी, आप कहते ना इच्छा मृत्यु आप क्यों मांग रहे? मेरी इच्छा ही पूरी होगी, मेरे पास कुछ है ही नहीं बचा हुआ। मेरा शरीर बम्बों से भी अभी है बिल्कुल फूलों की तरह रखा है, मंदिर की तरह रखा है। ले लो, मैं कहते किसी के काम जीते जी दूं और समाज को कुछ दे के जाऊं, बोल बोल के पूरे देश में दौरा करूं।
एक होता है दौरा कुर्सी सत्ता प्राप्त करने का, रथ यात्रा होती है, इलेक्शन में होती है। एक मेरी यात्रा होगी देश के युवाओं को जगाने के लिए और देश के लोगों को बताने के लिए कि ये लीडर है, इसकी सपोर्ट करो, यही देश को बचा सकता है। आपका राष्ट्र मजबूत है, आपकी समाएं मजबूत हैं, आपके जवान अगर मजबूत हैं, आपके अगर जवान रक्षा कर रहे हैं, आपके बहनों के सुहाग अगर बचे हुए हैं, आप रात सोते हैं, जवान रात जागते हैं। पहले पाकिस्तान रोज गोलियां चलाता था, आज क्यों नहीं है? मैं लोगों को जगा के तो जाऊं, उनको असलियत तो बता के जाऊं। भैया जितने भी आज तक कुर्बानी शहादतें हुई, इसका जिम्मेदार कौन था? अगर आज 370 धारा हटी, अगर आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, अगर आज नक्सलिज्म खत्म हुआ, तो पहले क्यों नहीं हुआ? इस वक्त वो लोग जिम्मेदार थे, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। सवालों के जवाब खड़े करके जाऊंगा और उसको सवाल पूछेगा जवाब दूंगा। आप उन लोगों को सख्ती से क्या कहना चाहेंगे जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत के ऊपर ओछी तरह से राजनीति करते हैं? मैं तो, जो मेरे पास तो देखो मेरे खून से निकले शेर ही हैं। हाथ की लकीरें देखने वालों ने मेरी खुशियों से झोली भर दी। उसने कहा तुम्हें मौत नहीं, वंदे मातरम भारत माता की चाह मारेगी। अब उन्होंने अकल लेनी है तो ले ले, इस बोनस की ज़िंदगी में ले नहीं तो फिर उनकी सोच ही गंदी है। जिनकी सोच ही गंदी हो चुकी तो मैं क्या करूं? अगर वंदे मातरम पे कहने पे तकलीफ है, भारत माता की जय कहने पे तकलीफ है, तो वो भारतीय मानता ही नहीं। मैं वो भारतीय है ही नहीं। उनके अंदर वोट, सत्ता, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं नजर नहीं आता। कल को सिख कौम में कह दीजिए वंदे मातरम नहीं बोलोगे। अब हमारा सिख कौम में भी कई बार विरोध होता है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भारतीय हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम है। जिसने गोली चलानी चलाए, बम चलाने चलाए, कोई परवाह नहीं। हिम्मत तो करे कोई। वोट बैंक जो है वो रास्ता इनका बदलने नहीं देती। सर, आपने नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सबको बहुत करीब से, नज़दीक से देखा। आपके अंदर ये सत्ता, कुर्सी, पद, पावर का लालच कभी क्यों नहीं आया? आपको नहीं लगा कि आपके तरीके से भी देश चलना चाहिए या आपके तरीके से भी कोई राज्य चलना चाहिए? देखो दो बातें। हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तो बात मैं इतनी नहीं कर पाऊंगा, पर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जितना समझा हूँ, वो कपड़े भी पहनते ना खद्दर के फटे होते थे। उनकी मिसेज कहा करती थी आप प्रधानमंत्री हैं, कहते नहीं, जो है मैं वही पहनूंगा। जब वो पढ़ने के लिए जाते थे, वाराणसी इलाहाबाद थे, नदी पार करके जाते थे, जो स्कूल का बस्ता होता, किताबें होती थी, सिर पे रख के जाते थे। वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और बाद में अभी पिछले टाइम के ऊपर वहाँ चुनाव लड़ने वाले क्रिमिनल अतीत अहमद जैसे लोग थे। कितना बड़ा राजनीति में अंतर आया। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में फर्क है। सुभाष चंद्र बोस जी थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने नारा दिया था आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी लेके देंगे, और आज़ादी मिली। और उन्होंने नारा भी दिया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने इतनी बड़ी इस देश के अंदर लड़ाई लड़ी, और वो जब घर से निकलते थे, जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, जलियांवाला बाग के शहीद जब घर से निकलते थे, तो माँ को कहते थे माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माँ को आज़ाद कराएंगे। और पिछले समय में कुछ ऐसा रहा, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे, और खाया। बिहार में देखिए खाया। कहाँ लालू प्रसाद यादव के बेटे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कहाँ कोई और डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे, सीएम के कैंडिडेट बन गए। भाई वाई पॉलिटिक्स होती थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आज पॉलिटिक्स नाम एक बदनाम नाम है, पॉलिटिक्स। एक हमारी स्पीकर होती थी उज्जैन की, मध्य प्रदेश से, यहाँ पे सुमित्रा महाजन। हाँ, महाजन। मुझे एक बात याद है, कोई बात करने लगा मेंबर पार्लियामेंट, कहने यहाँ राजनीति मत कीजिए। हम राजनीतिक होके भी नहीं समझ आती कि हम है कौन। राष्ट्रनीति नाम बदलना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। राष्ट्रनीति, जब राष्ट्रनीति नाम बदलेगा हमारे विचार भी बदलेंगे। जब राजनीति नाम होगा फिर राजनीति जोड़ तोड़ की करते रहेंगे। आ गया चला गया, आ गया चला गया। प्रथम राष्ट्र, राष्ट्रनीति।
राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो फिर नरेंद्र मोदी जी का है ना, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं पुराना कांग्रेस, बीजेपी का नहीं हूँ मैं कभी मिला नहीं हूँ, ना मुझे मिलने का किसी को शौक है। पर एक चीज सच्चाई दिख रही है, तभी तो इच्छा मृत्यु मांगी कि मेरी उन्होंने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। मेरी तो इच्छाएं पूरी, मेरी इच्छा तो यही थी। दीवारों पे इच्छा नहीं है नरेंद्र मोदी से मिलने की, देश के नहीं, प्रधानमंत्री से? मैं क्या लेना है जी। अच्छा, उसकी सोच को लेके आगे लोगों को बता दूं, क्या मिलेंगे, क्या करूंगा मैं, कुछ लेना है क्या मैंने? मुझे दिल्ली से टिकट दिया था सबसे पहली बार, साप सिंह वर्मा जी की जगह पे उनकी डेथ हो गई एमपी का, मैंने मना कर दिया था। मैं कहा मेरा कर्म नहीं। बड़ी बार कईयों ने कोशिश की, नहीं। क्यों बचते हैं आप? राज्यसभा से बचते हैं आप, चुनाव लड़ने से बचते नहीं, हैं। नहीं, क्या बन के क्या करूंगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आज हमारे पास लीडरों की कमी है। आज आपके फॉरेन मिनिस्टर देखो, जयशंकर जी लीडर हैं। आज आप देखो अजीत जोवाल जी अपना काम कर रहे हैं। हर आदमी, पुरी जी हैं, आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, कहाँ अमेरिका के गवर्नर रहे, एम्बेसडर है, बड़े लोग हैं। कुछ लोगों को हमें हट के भी काम करना चाहिए। मेरे पास जवाब है। आपने पूछा ना मुझसे कि क्या फायदा होगा अगर आपको पद मिलेगा, सत्ता मिलेगी। सर, आपके विजन से राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ेगी। नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? पॉलिटिक्स में आके नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्या हो जाएगा राजनीति में? नहीं कर वो, ठीक है। आपके विचार डाइल्यूट हो जाएंगे। नहीं, आपकी राष्ट्रभक्ति डाइल्यूट हो जाएगी। नहीं, आप बच जाते हो, कई बातों से बच जाते हो आप। मैं आज़ाद विचारधारा में रहना चाहता हूँ। आज मोदी जी हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। विचारधारा किसकी क्या है, पॉलिटिक्स आ गई ना, जोड़ तोड़, थोड़ा सा आपने ऐसे करने के कट के वो मारते तो फिर दुख होगा भाई। अब मेरे पास 4-4 महीने की डेटें फुल हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सोशल, धर्म के फंक्शन में मैं जाता हूँ, मैं लोगों को, युवाओं को जगा रहा हूँ। जब आपको पद ले लेंगे फिर आपको कोई सुनेगा नहीं, ये भी याद रखिएगा। मैं आपका भी विश्वास तोड़ूंगा, मैं देश के लोगों का विश्वास तोड़ूंगा, मैं युवाओं का विश्वास तोड़ूंगा। हमारे सामने किरण बेदी बहुत अच्छी, वो हमारे समाज की आदर्श, ठीक है ना। अगर वो पॉलिटिक्स में ना आते तो वो अभी तक सबको जगाते रहते। उनकी मेरे अनुभव है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा कि मैं जिस तरीके से लोगों ने मुझे मान लिया, मैं उस तरीके से रहूं। आपने कहा कि राजनीति पहले की अलग हुआ करती थी और आज की काफी बदल गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नेहरू जी वाली जो कांग्रेस थी और आज की जो कांग्रेस है, क्या बदलाव आप देखते हैं? देखो जी, उस वक्त सरदार पटेल जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे जी, और सरोजिनी नायडू थे। उस वक्त फ्रीडम फाइटर थे। राजनीति में एकदम बदलाव आया जब हमने राजनीति में कंप्रोमाइज करना शुरू किया कुर्सी और सत्ता के लिए। पर अब जो राजनीति अब मैं देख रहा हूं, अब नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे, क्या ये उतनी देर तक ऐसा चलेगा जितनी देर तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं? ये बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि जो उन्होंने राष्ट्र को दिया है, उनकी सोच को जो उन्होंने पूरा किया है, सरदार पटेल की सोच को पूरा किया है। क्योंकि कश्मीर के बगैर हम अधूरे थे, वो उनको पूरा किया है। क्या इसके बाद भी ऐसा चलेगा? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं ये महसूस करता हूँ, चाहे बीजेपी वालों को बुरा लगे, वर्कर को बुरा लगे, लीडर्स को बुरा लगे, शायद अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्र को दिया है, भगवान की कृपा से पूरे विश्व के अंदर राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है। हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है। डिफेंस के ऊपर नज़र होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर नज़र होती है, युवाओं के ऊपर नज़र होती है। फिर भी चलो, अपने बच्चों से अपनी माँ की गालियाँ सुनते हुए उनकी आंखों में आंसू आते हैं। मेरा ख्याल है बीजेपी का जो नीचे का सिस्टम है, वो उनके संदेश को सब तक पहुँचा नहीं पा रहा। मेरा जो मानना है, किसी को बुरा लगे, हम अपने अपने लग गए, हम नेता बन गए, जो कुछ भी बना है उस आदमी की एक हिम्मत और उसके कारण उनके नाम के ऊपर हम सबको उसकी सोच को फॉलो करना चाहिए। उसको नहीं, लोगों को भी करना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैंने बीजेपी से क्या लेना है, पर उनकी जो सोच है उनको लेके युवाओं तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है तो उनको भी करना चाहिए।
अब योगी जी हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, मैं किसी और का भी नाम ले सकता हूँ। आपके सामने इतिहास की बात करता हूँ, 8-9 साल पहले मैं कहा करता था यहाँ KPS गिल गवर्नर होना चाहिए। आज मैं कहता हूँ सदा ही भगवान उम्र लंबी करे, योगी ही यूपी में रहे। मैं नहीं कहता हूँ आप देश में उनके लिए बने। एक नारा कहा जाता है, योगी ही उपयोगी है। जो भी है। आप नोएडा में इंटरव्यू ले रहे हैं ना जी। अगर आप मेरे से इंटरव्यू ये पहले लेते जब योगी जी नहीं थे तो आपको 20 बार सोचना पड़ता बिट्टा को बुलाएं या ना बुलाएं। आज रात के 2-2, 3-3 बजे कई बार शादियों पे, फंक्शनों में वापस जाता हूँ, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ सड़कों पे चलती हुई नोएडा में मैं देखता हूँ। तो मेरी आंखों की तस्वीर है, मेरा सुरक्षा का अनुभव ही हूँ। मुझे पता होता है कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, मेरा एक अनुभव है लाइफ का। उसको लोग क्यों नहीं समझते? जब आपकी बहू, बेटियां, बहनें सुरक्षित हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर वो सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। क्या शुक्ला को गोली नहीं मारी? अगर शुक्ला था गोली नहीं मारी? कौन था? वो हिंदू था। ये नहीं कि अतीत अहमद को मार दिया तो मुसलमानों को मारा, ये नारा टोटल गलत है, ये टोटल गलत नारा है। तो मैं समझता हूं कि हमें ऐसी सोच को लेकर लोगों तक जाना होगा। ठीक है सर, आज के दौर में अगर हम देखें, मौजूदा समय में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सैनिकों पर संदेह करते हैं, सबूत मांगते हैं। अभी हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर देखा, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक देखा। हाँ। ऐसे नेताओं पर पुलवामा में देखा। हाँ, पुलवामा में देखा। आप क्या कहेंगे, मतलब देखो जी, सबूत मांगने की क्या जरूरत है? दो बातें हैं। हाँ। पहले तो कई तो मैं क्या कहूँगा, पैदाइशी जो हैं वो नेता बन गए। उनके ग्रैंडफादर नेता थे, उनकी मदर नेता थी, फिर वो बने, फिर आगे बने, वो नेताओं में ही रहे। अरबों खरबों के मालिक हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, और रहने के बाद जब कोई इंटरव्यू देनी होती एयर कंडीशन कमरों में इंटरव्यू दे देते हैं, और उनकी इंटरव्यू वायरल भी हो जाता है। अब जब वो जवानों को देखेंगे, जब जवानों के बैग उनको पकड़ाए जाएंगे, एक तरफ गोली चल रही है और उसका जवाब दे रहा है, फिर इनसे सवाल पूछना कि जवान गलत है या आप गलत हैं। आपने देखा होगा पहलगाम की घटना से पहले पुलवामा का हमला हुआ, 15 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपने कैंप में देखते रहे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखते रहे, 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान के कैंपों को तबाह करके 500 आतंकवादियों को मिट्टी से मिला करके हमारे जवान जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। पहलगाम की घटना हुई तो क्यों हुई? अरे पाकिस्तान ने थी, शरारत करनी थी। उपराष्ट्रपति अमेरिका का आया, पूरी दुनिया में बताना, संदेश कश्मीर का मुद्दा उठाना था। नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हुए थे? अपना सऊदी अरब गए थे, सेकुलरिज्म का सबूत लेके। उन्होंने मुद्दा उठाना था, पर उसका जवाब दिया। हमें उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पार्लियामेंट में बैठ करके ये कहना होगा, पाकिस्तान को बताना होगा, लाइव चले, हम हिंदुस्तान एक है, हमारे झगड़े हो सकते हैं पर हम इस जंग के लिए एक हैं। हम पाकिस्तान को उस वक्त हवा देने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान एक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हैं। 2 मिनट में मैसेज पाकिस्तान की तरफ चले जाता है। कौन कमज़ोर होता है? मोदी कमज़ोर नहीं होता, भारत माँ कमज़ोर होती है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती है, हमारे जवान कमज़ोर होते हैं, हमारी भारत माता की क्षमाएँ कमज़ोर होती हैं। जब हम उस वक्त जब जंग चल रही होती है, हमारे जवानों की बॉडी आती है, हम उल्टा बोलते हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की सरहदें मजबूत हुई हैं? आपने देखा होगा कि दिवाली के दिनों में क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को आपने सरहदों पे जाते हुए देखा? नहीं। कड़क सर्दी के अंदर जाते हुए देखा? नहीं। वो जाते हैं, पाकिस्तान चाइना की चौकी तरफ निगाह मारते हैं, और उनकी निगाह मारने का इशारा यही होता है, पहली अगर गोली चलेगी ये 56 इंच की छाती से निकल के फिर मेरे जवान के होते हुए भारत माता तो बहुत बहुत दूर है, ये जवाब देते हैं। ये आज हमारी सीमाएं हैं। आपने बांग्लादेश देखा, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट रही है, मेरे 4.5 साल मेरे साथ काम किया है। क्या हालत थी बंगाल की? पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, भारत को धर्मशाला बना दिया था। आज आपने देखा बांग्लादेशी
इतने भाग रहे हैं कि वहाँ उधर से लेने के तैयार नहीं है। क्या भारत धर्मशाला है? कोई यहाँ पे नेपाल से आ जाए, कोई श्रीलंका से आ जाए, कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई बांग्लादेश से आ जाए। भारत को बांग्लादेश अब नहीं बनने दिया जाएगा। यह भारत भारतीयों का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। ये भारत उसका है। ये भारत धर्मशाला ना बना है, ना बनने देंगे। पहले भारत को धर्मशाला बना दिया गया था। 1990 के दशक की अगर हम बात करें, तब के आतंकवाद में और आज के आतंकवाद में आप क्या अंतर पाते हैं? आतंकवाद नहीं है अब। देखो, ये घटनाएं कुछ कुछ होती रहेंगी। मुझे बताओ, एक बोट के जरिए आतंकवाद आया। कहाँ से आया? बोट के जरिए, बॉम्बे के अंदर। एक वोट के जरिए आतंकवाद अतीत अहमद आया। आज आप बताओ कहाँ है? पार्लियामेंट में हमला होता था। सरोजनी नगर में दिवाली के दिनों में माँ बाप बच्चों के लिए खिलौने मठियाई लेने जाते थे। खून से लथपथ उनकी बॉडी उनके बच्चों के सामने आती थी। बॉम्बे के अंदर ट्रेन में माँ बाप बच्चों के लिए रोटी कमाने जाते थे स्कूल छोड़ करके, और रास्ते में बच्चों के सामने बॉडी आती थी। बच्चे आज भी मैंने अडॉप्ट किया, आज भी बच्चों के साथ मेरा संबंध है। आज बताओ कहाँ बम ब्लास्ट है? बताइए। जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को शहीद होते देखा। बताइए। नक्सलिज्म बस से उड़ती देखी। आज बताइए। बात काम की करें कि देखो ये देश है, ये आज का भारत है। पहले क्यों नहीं था ऐसा? अब आपकी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ो, जो बुरा भला कहना कहो, पर कड़वा सच तो यही है ना। आओ किसी के साथ पूरी तरह अभी भी सुरक्षित नहीं है। अभी देखिए ना, आप हाल ही में लाल किले पर क्या हुआ था? नहीं, देखो, दो बातें मैं आपको बताऊं। वो स्टूडेंट्स थे, वो यहीं पर पढ़ाई कर रहे थे। देखो, मैं आपको बताऊं, लाल किला हुआ, पहलगाम की घटना हुई। हाँ, पहलगाम में धर्म पूछकर। जी, मैं बताऊं, लाल किला का जो हमला हुआ, उससे बड़ा मेरे ऊपर हमला उस वक्त हुआ था जी। इससे खतरनाक हमला था। अब घर के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, वो कवि प्रदीप जी का एक नारा था ना पुराना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। हर व्यक्ति को बगैर वर्दी से फौजी बनना पड़ेगा। मैं भी तो बगैर वर्दी से फौजी हूँ। मैं भी तो अपना कर्म धर्म करता हूँ। हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर चीज़ सुरक्षा के ऊपर छोड़ दो क्यों? हर चीज़ फौज के ऊपर छोड़ दो क्यों? हर चीज़ मोदी जी के ऊपर छोड़ दो क्यों? हर चीज़ होम मिनिस्ट्री के ऊपर छोड़ दो क्यों? मैं भी तो अपने कर्म को करता हूँ। देखो, सवाल सबसे बड़ा है कि हमें सबको इकट्ठे होकर के इस चीज़ के ऊपर हमें निगाह रखनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, पहलगाम में जैसे धर्म पूछकर अटैक किया गया, महिलाओं को एकदम सिंदूर उजाड़ दिया गया, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? मैं बताऊं, कहाँ पर चूक हो जाती है? इंटेलिजेंस की कमी रह जाती है? नहीं, देखो, इंटेलिजेंस की जो कमी, इंटेलिजेंस अपना काम पूरा करती, रॉ एजेंसियाँ काम करती है। कमी हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। हम तमाशा देखते हैं। मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान के कानून जो है ना, आतंकवाद के ऊपर सख्त नहीं है। अब मेरे साथ ही देख लो, मेरे ऊपर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ 93 में। 35 लोग शहीद हुए, 70 जख्मी हुए। जवानों के उड़ गए, उनके शरीर उड़ गए। मेरा पैर का नुकसान हुआ उस वक्त। मुझे क्या मिला बताओ? आज इंसाफ मिला मुझे। 2 आतंकवादी छोड़ दिए गए। एक आतंकवादी को फांसी से बचा लिया गया। उसके लिए कपिल सिब्बल पेश होता है, उसके लिए क्या तुलसी पेश होता है, उसके लिए राम जेठमलानी पेश होता है। आप अफजल का अगर देखिए, उसके लिए कसाब के लिए राम जेठमलानी खड़ा होता है, उसके लिए कपिल सिब्बल ख़त्म होता है, उसके लिए मेमन खड़ा होता है वकील। मतलब कई सौ वकील रात को कोर्ट खुलवा देते हैं। तो सज़ा कहाँ मिलेगी मुझे बताइए? एक कानून होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक मिलिट्री के अंदर एक ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जो आतंकवाद का केस हो, वो मिलिट्री की कोर्ट फैसला करे, किसी के ऊपर दबाव ना रहे। मैं थक गया, अपना केस लड़ता लड़ता थक गया। फौरन से कम 80-90 करोड़ रुपया उस आतंकवादी को बचाने के लिए आ गया। अब उनके लिए वकील पेश होता है मुकल रत्तोगी, और मैं वकील पेश करता हूँ जिसको मैं 5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकता, वो भी अपने खून पसीने की कमाई से। कौन से कानून, कौन से कोर्ट की आप बात करते हैं? मैं कई बार कहता हूँ बिट्टा बम्बों से नहीं आ रहा, बिट्टा मौत से नहीं आ रहा, बिट्टा राजनीतिक आतंकवाद से आ गया। हाथ खड़े करके कहता हूँ। और यही चीज़ें, इच्छा मृत्यु का जो मेरा मानना है, यही चीज़ें हैं जो मैं ज़िंदगी में लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं टेररिस्ट विक्टिम नहीं हूँ, मैं राजनीतिक आतंकवाद का विक्टिम हूँ। मैं लोगों को जगा के जाना चाहता हूँ, ये मेरी एक इच्छा है।
मैं ऐसे नहीं लड़ पाऊंगा। आपने अभी जिक्र किया कि हम नोएडा में बैठे हैं, एकदम आराम से शूट कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बदल गया है। अब महिलाएं एकदम रात में भी एकदम बेबाकी से घूमती है, उन्हें कोई डर नहीं होता है। योगी जी की आपने खूब प्रशंसा की। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि ये सिर्फ महज एक चुनावी नारा है या वाकई इससे कुछ बदलाव आएगा? इसको समझना होगा। देखो, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं जी। मेरा बचपन से नारा है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। जब पंजाब के अंदर कहा जाता था धोती टोपी जमुना पार नारू लिखे होते थे, तो मैं कभी साइकिल पे कभी स्कूटर से अपने दोस्त के साथ काले रंग का डब्बा लेके, वाइट कलर का डब्बा लेके उसको कोच करके उसमें लिखा करता था भारत एक धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र प्रथम, और लिखा करता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। ये मेरे बचपन के नारे हैं, मैं इससे इधर उधर नहीं जा सकता। उन्होंने क्या नारा दिया क्या वो जाने, जो उनकी प्रशंसा है, जो उन्होंने अमन शांति किया वो ठीक है, मैं उनको सलूट करता हूँ। आप मानते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है? आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, पर जो आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते हैं वो भारतीय नहीं, वो देशद्रोही होते हैं जो उनके लिए खड़े होते हैं। और ऐसे देशद्रोहियों का इलाज क्या होना चाहिए? इलाज उनका जनता ही कर सकती, सरकारें तो नहीं कर सकती। पॉलिटिशियन का इलाज कौन करेगा? आप देखिए ना कि कितना पता लगता है कि आज के दौर में जो युवा बैठे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं, वो आईएसआई से कनेक्टेड हैं और ऑनलाइन सारी जानकारियां दी जा रही हैं। बॉर्डर के पार पता चलता है कि बॉर्डर से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ से जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, और फिर जब उनको पकड़ा जाता है फिर उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन कहाँ कहाँ तक पकड़ेंगे? ऐसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखो, दो बात, महिलाओं की एक टीम बनाई जा रही है। सोशल मीडिया जो है उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत ही रिजल्ट मिलेगा, सही करोगे सही मिलेगा। अब जैसे मैं रोज ना स्टेटस है मेरी फ़ोन पे मैं डालता हूँ, कभी सुभाष चंद्र बोस जी का पुराना उनकी वीडियो मिल जाती, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी की इतना कुछ निकलता है, मैं देख के केवल बड़ा पागल हो जाता हूँ। इतना कुछ है हमारे पास खजाना, रोज़ मैं डालता रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ अगर ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, अगर हमारे दूसरे युवा दूसरा लोग ये देखें तो हम देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि हमें पॉलिटिशियनों को ही अपने रास्ते को एक नया रास्ता देना होगा। जैसे आज तिरंगा यात्रा है, ऐसा जज्बा बार बार वंदे मातरम, भारत माता की जय, पुराने इतिहास को दोहराना होगा। सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को दोहराना होगा, अब्दुल कलाम जी के इतिहास को दोहराना होगा। अब्दुल कलाम देखिए, एक मुसलमान थे, एक साइंटिस्ट थे, एक भारतीय थे, एक सेकुलर थे, एक राष्ट्रभक्त थे। उनका हर व्यक्ति, हर धर्म, हर मज़हब का व्यक्ति उनकी सोच के आगे सिर झुकाता है, और हमारे युवाओं के लीडर थे। हमें ऐसे एक सच्चे भारतीय बनने की कोशिश करें, हम क्यों नहीं करते? करेगा कौन? हम करेंगे, हम पॉलिटिशियन करेंगे। हम लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, 3-3 लाख की भीड़ होती है, उस भीड़ में नारे क्या लगते हैं? एक दूसरे को गाली गलौज। अगर उसी भीड़ में तिरंगा, भारत माँ, आज़ादी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अगर इतिहास की बातें करें तो क्या जज्बा पैदा नहीं होगा? हम आदर्श हैं क्या? मैं जहाँ जाता हूँ स्टूडेंट के अंदर, मैं जब कहानियाँ उनको कुछ अपनियाँ सुनाता हूँ, आज़ादी की सुनाता हूँ, भगत सिंह जी की सुनाता हूँ, उनकी मदर की बात सुनाता हूँ, तो उनके अंदर जज्बा तो पैदा होता ही है ना। अगर 5000 स्टूडेंट, उसमें 100 स्टूडेंट ने भी कुछ सीख लिया, मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं आगे निकल जाता हूँ। पर मैं उसको कॉकरोच, क्या कहते, कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे नाम नहीं लेना था, इतना पता, लाल कीड़ा जो दीवार पे, वही ना। हाँ, वो मैं ऐसा नहीं। मकसद आपका, अब ये पार्टी बन गई भाई, आप अगर प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगोगे तो नहीं टाइम देगा आपको। किसान आंदोलन था, किसानों ने टाइम मांगा था, तो क्या उन्होंने उनको विज्ञान भवन, जहाँ प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के फंक्शन होते, क्या कई दिन मीटिंग नहीं होती रही? अब आपका मकसद ही यही है कि अपनी पब्लिसिटी करनी है, तो वो आपकी। सर, भारत देश को खतरा किससे है? भारत में बैठे दुश्मनों से या भारत के बाहर के दुश्मनों से? बाहर से अब खतरा नहीं है, बाहर का खतरा दिखाई देता है। ट्रंप का खतरा दिखाई देता है, पाकिस्तान का खतरा दिखाई देता है, चाइना का खतरा दिखाई देता है। चाइना नेपाल को सपोर्ट कर रहा है, वो दिखाई देता है। चाइना पाकिस्तान को मदद करता है, दिखाई देता है। ट्रंप पाकिस्तान को मदद करता है, दिखाई देता है। पर घर के अंदर दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं।
जब पहलगाम में घटना होती तो वो फोर्सेस पे सवाल उठा देते हैं, जब पहलगाम में हमला होता है तो हम अपनी फ़ौज के ऊपर हम नुकसान करने की, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो खतरा तो घर से हुआ। तो कवि प्रदीप जी का वो गाना बिल्कुल जायज़ है, अभी भी चलता है। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। मैं भी तो आपके सामने हूँ, इतने बम गोलियां झेलने के बाद बोनस की जिंदगी, इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, राष्ट्र प्रथम कहता हूँ, उसकी कृपा से कहता हूँ, मेरा भी तो कोई जज्बा भगवान ने मुझे दिया है। आपकी साइकोलॉजी प्रभावित हुई इससे, जब इतने आपके ऊपर अटैक हुए, बार बड़े बार आप बड़े शहीद हुए जवान? आपकी साइकोलॉजी प्रभावित हुई? प्रभावित कैसे मतलब? आपको लगा कि आपकी जो एक मानसिक शक्ति है, वो जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो एकदम से बदल गए हैं? कुछ लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि इतना कुछ देख लिया, मौत को नज़दीक से देख लिया, सोच कहीं से वहाँ बदली हो, कुछ अलग किसी विचार ने जन्म लिया हो? नहीं, वो मेरी यही सोच बदली, इच्छा मृत्यु। सब इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। वाह, बिल्कुल, और जीते जी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है, आज के बड़ी, दौर में तो नहीं होती आपके लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत कुछ दे के जाऊँगा, मर के नहीं दे के जाऊँगा, जीते जी बहुत कुछ दे के जाऊँगा अगर मिले तो। सर, इस उम्र में तो और ज़्यादा इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्योंकि इच्छा? बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई होती हैं। नहीं, क्या इच्छा? मेरी अगर ज़िंदगी की कहानी में की चीज़ें यहाँ बता नहीं सकता। अगर ज़िंदगी की कहानी सुनोगे तो आप सुन नहीं पाओगे। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है ज़िंदगी में ऐसी? हैं? सबसे बड़ी तकलीफ, पेन, जो आपको जब भी याद आता है तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं? नहीं, देखो, तकलीफ ज़िंदगी में जो बार बार मैं आपको बात सुनाई कवि प्रदीप जी की, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से, वो चीज़ मुझे बड़ी टच करती है, तकलीफ़ देती है। और जब पंजाब में खालिस्तान के नारे लगते हैं, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम होने के बाद, ट्रेनों से, बसों से निकाल करके, सिख भाइयों को छोड़ करके, जिस सरदार के सिर पे पगड़ी भी नहीं थी उसको हिंदू समझ करके एक लाइन पे 40 लोगों को गोलियों का निशाना बना देना, ट्रेन के नीचे से पेट्रोल डीजल नहीं, बसों से नीचे पेट्रोल डीजल नहीं, मैंने खून टपकते देखा। मैंने पुलिस स्टेशनों पे बॉडी पे बॉडी देखी, मैंने अस्पतालों के अंदर बॉडी पे बॉडी देखी। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं, पंजाब के अंदर, पूरे देश में नहीं। हाल फिलहाल में सर, तिरंगे के अपमान की बहुत सारी खबरें सामने आई, बहुत सारी घटनाएं। मुझे एक चीज़ बताओ। हाँ, शाहीना बाग में आंदोलन हुआ, ठीक है, 11 तो मुसलमान भाई थे। मुझे बताइए कि तिरंगे झंडे का अपमान किसी ने किया? ठीक है, सरकार के खिलाफ था, मुझे नहीं पता आंदोलन क्या था, मुझे मतलब नहीं उसका। तिरंगा झंडा वहां लहराता रहा। मैं सर कनाडा की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं तिरंगा जवाब दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। था। अब मुझे एक चीज बताइए कि सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई। सिख कौम को राष्ट्रभक्त की सिख कौम कहा जाता है, और सिख कौम में बड़े बड़े योद्धे हुए। जगजीत सिंह अरोड़ा 71 जंग की जंग जीती, अर्जन सिंह जी एयर मार्शल, ये पुलवामा का हमला, कौन था आर्मी चीफ उस वक्त? सारे वही थे ना, सारे बहादुर थे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब तिरंगे झंडे को पैरों में रुता जाता है, जब हनुमान मंदिर पे हमला होता है, सिर पे सुंदर दस्तार होती है, तो सिख भाई क्यों ना बोले? हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो आरएसएस। मेरा सिख भाई कहाँ चुप रहता है? मेरा सवाल है, जवाब दो आप। अब सवाल का जवाब दो। बिट्टा अगर तिरंगे झंडे के ऊपर बोले, बिट्टा वंदे मातरम पे बोले, बिट्टा कौम का गद्दार हो गया। कोई कह दो भारत माँ का गद्दार कोई ना बिट्टा को कहे, कौम का गद्दार लाख बार कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं परवाह। मैंने कौन सा चुनाव लड़ना? कनाडा को क्या दिक्कत है नहीं? तो क्यों? कनाडा को कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ से भगौड़े हैं, कनाडा को कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन हिंदुस्तान का मेरा सिख समाज गुरुद्वारा साहब के अंदर सबको, संगत को बुला करके, मीडिया को बुला करके कहेगा ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले खालिस्तानी हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज का देश है, हमारे गुरु नानक देव जी महाराज का देश है, हमारे भगत सिंह जी का देश है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, कहानी खत्म। 4 शब्द, हम भारतीय,
हम खालिस्तान नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोग हैं, हमारा कोई संबंध नहीं। 3 नारे हैं, जिस दिन 3 नारे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे सिख भाई सड़कों पे आ जाएंगे। हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं उसमें होगा, ईसाई नहीं, सिर्फ सिख समाज दस्तारे सजी हो, दाढ़ी खुली हो, इनकी ऐसी की तैसी एटम बम की तरह इनको तबाह कर देगी, तबाह कर देगी। जब हिंदुस्तान के लोग खालिस्तान नहीं चाहते तो तुम कौन लगते हो वहाँ पे खालिस्तान के नारे लगाने वाले? तो जवाब हिंदुस्तान से नहीं मिलता। कई बातें सारे तो ऐसे नहीं, मैं कहा चुप्पी समर्थन करती है। सरदार काहे का हुआ? अगर सरदार बोलने से डरता है, मैं बोलता हूँ ना, सरदार काहे का? सरदार से बोलते हैं। सरदार नहीं, सरदार जी, सरदार डरता नहीं है, मौत से नहीं डरता, यही कहते हैं ना। तो सरदार फिर डरता क्यों है? अरे तुम हो कौन खालिस्तान बनाने वाले हिंदुस्तान में? अगर हिंदुस्तान में खालिस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान का सिख सड़कों पे आए, चाहे बॉम्बे है, चाहे गुजरात है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है, चाहे यूपी है, सड़कों पे आए। ड्रामे मत करो। आम पार्टी से आपकी डिबेट है टीवी के अंदर, आपकी कांग्रेस से डिबेट है, आपकी किसी और से डिबेट है, रुमाल निकाल के आ जाओ। अरे जब खालिस्तान के तिरंगे झंडे की बात आई, ना 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 मीडिया को, या ना 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 हमारे पास मत। ऐसे नहीं होता, राष्ट्र प्रथम, ऐसे नहीं होता। आपको लगता है कि मथुरा और काशी वाला जो विवाद रहा, उस पर मुस्लिम समुदाय को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, पहली बात अभी तो कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद लगातार। पहली मैं बात आपको कहूँ, हमारा किसी हिंदू मुसलमान से हम उसमें नहीं आते। पहली बात तो ये है कि औरंगजेब बाबर थे कौन? ये जालिम थे, ये दरिंदे थे, ये काफिर थे। इन्होंने गुरु महाराज का अपमान किया, इन्होंने गुरु नानक देव जी को जेल में बंद किया, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को नींयों में चनवा दिया गया, इन्होंने मंदिरों का अपमान किया, इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया, इन्होंने गुरुद्वारा साहब का अपमान किया। ये जालिम थे, ये दरिंदे थे, ये काफिर थे। आज के मैं मुसलमान भाइयों को कहूँगा, अगर आप बड़ा दिल दिखाते हुए ये कह दोगे कि इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं, सेकुलरिज्म की एक नई क्रांति हिंदुस्तान के अंदर जो दुनिया को एक संदेश देगी, वो हो जाएगी। देखो राम जन्मभूमि का निर्माण तो हो गया, अब रह गया मथुरा। कह दें ये हमारा कोई इससे संबंध नहीं, कृष्ण महाराज की जन्मभूमि है, हो जाएगा। उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर उनका बाबर से, अगर उनका औरंगजेब से संबंध है, अगर वो कहते हैं कि औरंगजेब से हमारा संबंध है, तो फिर वो भी अपने आप को वही समझ ले जो मैंने कहा है। सर, हम सीजेपी का भी जिक्र कर रहे थे, जो नई नवेली कॉकरोच जनता पार्टी बनी। आपने देखा ये प्रोटेस्ट कैसा था? आप इसे देशहित में मानते हैं? संसद जलाने की धमकी दी गई, नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी गई। मोदी जी ने हालांकि रील बनाकर उनको सबको माफ कर दिया, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? 2 बातें। पहले कहा आपने नरेंद्र मोदी जी को गाली दी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, हमें उसको सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। पर नरेंद्र मोदी जी के मदर ने क्या बिगाड़ा, जिसकी उम्र 100 साल थी? सही बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कुछ चीज़ों के सवाल पहले भी किए, अब भी करता हूँ। 370 धारा का जिक्र आया, रोज जवानों की शहादतें होती थी। आज को शहादत होती है, ठीक है, पहलगाम की घटना हुई, मैं मानता हूँ। तिरंगा झंडा घर घर लहराया जाता है, आतंकवाद पूरे देश से खत्म हुआ, नक्सलिज्म पूरे देश से खत्म हुआ, फॉरेन पॉलिसी मजबूत हुई, डिफेंस पॉलिसी मजबूत हुई। धर्म के नाम के आपने चाइना के बॉर्डरों के ऊपर, अरुणाचल के बॉर्डरों के ऊपर आपने अपनी सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया, एक गोली अगर उधर से चलती है हमले की, हमारे जो गाड़ियां हैं एंड बिल्कुल रेलवे की तरह ठक 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 करते अपने भारत माता की सीमाओं के लिए खड़ी हो जाएंगे। आप फॉरेन से आते हैं और आके बाबा साहब अम्बेडकर की किताब लेके खड़े हो जाते हैं। पहले भारत को समझने की कोशिश करो, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करो। देखो बेरोजगारी तो है, हर देश में बेरोजगारी है, हर नौजवान को नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। मैं मानता हूँ कि ये पेपर लीक हुआ, सब कुछ हुआ, जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। आप प्रधानमंत्री से मीटिंग कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उसका मसला हल हो सकता है, उसके लिए कानून सख्त बन सकता है। आप
जो मिनिस्टर थे प्रधान जी, उनको इस्तीफा दिलवा करके, कौन सा लड़का एक था मुझे पता नहीं, एक लड़का था हाथ में दारू या वाइन या कोको कोला पकड़ के लड़कियों के साथ डांस करके, ये आपकी संस्कृति है? ये भारत की संस्कृति नहीं है, यह भारत की संस्कृति के खिलाफ है। अब आप कहते हैं प्रधानमंत्री को भी, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने से पहले देश की जनता से तो सलाह ले लो भी उस आदमी ने किया क्या है कि तुम्हारे कहने पे प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे। बहुत देश के मुद्दे हैं और आपके वहां पे जंतर मंतर पे यह कहा जाता है हम बांग्लादेश बना देंगे, हम नेपाल बना देंगे। ये भारत धर्मशाला है क्या? हाँ, धमकी दी जाती है। नहीं, ये भारत धर्मशाला है क्या? कत्लेआम की धमकी दी जाती है। कत्लेआम क्या, सरेआम। पंजाब से निहंग सिंह आते हैं, कृपाने तेज करके ऐसे दिखाते। किसको दिखाना चाहते हो? दिल्ली पुलिस को दिखाना चाहते हो? हमारी फोर्सेस को दिखाना चाहते हो? हमारी सीआरपी को दिखाना चाहते हो कि तुमने अगर किसी पे हाथ उठाया तो तुमको कृपानों से उड़ा देंगे? ये कौन सा अख्तियार है? ये कौन सा कानून है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, ये नारे जो लगे इसका जिम्मेदार कौन है भाई? कैसे भारत के टुकड़े करेंगे? कैसे देश विरोधी लोगों के मंसूबे कभी कामयाब हो पाएंगे? ये तो दिल्ली की पुलिस ने, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जंतर मंतर को बचा लिया। ये कॉकरोच पार्टी वाले सारे जो मंच पे थे सारे बच गए, नहीं तो यहाँ बम ब्लास्ट होता। ये अमृतसर का पुलिस कमिश्नर भुल्लर ने कहा कि हमने आतंकवादी पकड़े जो पाकिस्तान से आए थे, उनके हैंडलर थे, वो दिल्ली बम ब्लास्ट करने गए थे जंतर मंतर पे, और वहां पे दिल्ली पुलिस के कारण, सुरक्षा व्यवस्था के कारण जंतर मंतर पे बम ब्लास्ट नहीं कर पाए। अगर बम ब्लास्ट हो जाता फिर क्या होता बताइए? फिर सरकार के ऊपर सवाल उठते, फिर फोर्सेज के ऊपर सवाल उठते, कॉकरोच पार्टी सारी उड़ जाती बम्बों से। वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को कि आपने हमको बचा दिया। इसका कोई सवाल का जवाब नहीं। सर, 7 मई से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चला, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी समाप्त हो गया, थोड़ा और अंदर जाकर आतंकियों का खात्मा होना चाहिए था? देखो, दो बातें, या बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया नरेंद्र मोदी ने? देखो, हर चीज जंग नहीं होती। ये बड़े बयानबाजी करनी, पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान को ऐसा कर दो, नहीं। आज जो जंग है ना, आज की जंग वो पहले वाली जंग नहीं रही। पहले होती थी गोलियों बंदूकों की जंग, अब तो घरों में बैठ के रिमोट से जंग होती है। आपने देखा क्या जंग चल रही, रशिया और यूक्रेन की जंग आपने देखा, ईरान उसकी जंग, क्या हशर हो रहा, छोटे छोटे बच्चे क्या हो रहा है। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अपन जितनी लड़ाई लड़नी थी हमने लड़के पाकिस्तान को बता दिया तुम सुधर जाओ, हमारी तरफ देखोगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देखो, हमारा हिंदुस्तान एक अमन शांति का पुजारी है। महात्मा गांधी भी जी थे, सारे थे। अगर अमन शांति के पुजारी थे तो नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेते हुए, पहली शपथ लेते हुए देश के लोगों को, हर भारतीय को हैरान कर दिया, नवाज शरीफ को बुला लिया। हम कभी सोच नहीं सकते थे। वो पाकिस्तान जिसने पटना के अंदर आईएसआई ने नरेंद्र मोदी को मारने के लिए बम ब्लास्ट किया और उसमें वो बच गए, और उसी नवाज शरीफ को बुला लिया। फिर उसके बाद दुबई से हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके जिंदा शहीद की तरह मौत का कफन बांध के गए नवाज शरीफ को मिलने, एक संदेश देने गए, तुम भी अपना रास्ता सही पकड़ो, हम भी तरक्की करें, तुम भी तरक्की करें, तेरे अवाम से हमारी क्या लड़ाई, तुम्हारी हमारे अवाम से क्या लड़ाई, छोड़ो ना यार। पहल की हिंदुस्तान ने। पर जब आपने पठानकोट दीनानगर की घटना की, हमारे एयरफोर्स के हमला करने के, फिर तेरे साथ गोली का जवाब हमने गोली ही दिया। फिर गोली से काम नहीं चला ना, आज तक है ही नहीं। तुम छेड़ोगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पर ये कहना किसी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कि इन्होंने हथियार फेंक दिए, तो मैं कहता हूँ करो फिर जंग। फिर जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर कहने वाले, इनको भी फौज के साथ साथ इनको बैग उनके पकड़ा के को चलो उनकी सेवा करो, चलो फिर इनको पता चले। सर, मुझे बताइए, पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ हाथ मिला लिया है, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? अगर मान लीजिए भविष्य में फिर से एक युद्ध की कंडीशन आती है, पाकिस्तान अटैक करता है, तो क्या सऊदी और तुर्की अरब भी? दो बातें मैं सऊदी अरब और तुर्की भी भारत पर अटैक करेगा? देखो, जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये बड़ी, हर व्यक्ति शायद इसको समझ नहीं पाएगा। हमारे देश का आम व्यक्ति बस अपनी बातों में रह जाता है, हो गया, कर लिया, देख लिया। जो आप अंदरूनी बातें कर रहे हैं, तुर्की कह रहे हैं, चाइना कह रहे हैं, मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, मैं लंका कह रहा हूँ, नेपाल कह रहा हूँ, नेपाल में सड़कें बन गई, हमारे पीओके में सड़कें बन रही हैं, मतलब ये बड़े अजीब, अरुणाचल की तरफ सड़कें बन रही हैं। ये बड़े अजीब संदेश हैं।
मैं इसलिए कहता हूं हर भारतीय को आज एक होने की जरूरत है। ये छोटी लड़ाइयां छोड़ें। अगर भारत के अंदर कुछ हुआ है अच्छा तो उसकी तारीफ ना करें, पर उसको डिमोरलाइज मत करें। भारत प्रथम है। पार्टियां तो आनी जानी है। अब देखा कई पार्टियों के बड़े बड़े लोग इधर चले गए उधर, वो आते जाते रहेंगे। ये मनोरंजन है, ये राजनीति है, ये मनोरंजन है। ये हम अपना एक मेला देखने आया। भारत मेला नहीं है, भारत एक धर्मशाला नहीं है, ये भारत माँ है। जो आपने बातें कही यही तो लोगों की खोपड़ी में जानी चाहिए, यही तो कांग्रेस पार्टी की खोपड़ी में जानी चाहिए, यही तो उन लोगों की खोपड़ी में जानी चाहिए कि भैया पहले भारत माँ। दुनिया के अंदर एक देश है जिसके आगे लगता है भारत माँ। एक माँ भगत सिंह जैसे योद्धे को जन्म देती है, एक बड़े बड़े फौज के सूरवीरों को जन्म देती है। एक वो भारत माँ जिसने हिंदू, जिसने मुसलमान, जिसने सिख, जिसने ईसाई, जिसने गिरजाघर, जिसने मंदिर, जिसने मस्जिद, जिसने गुरुद्वारा अपनी आंचल में समा के रखा, वो प्रथम है। हम कह रहे हैं हम प्रथम है, हम कहते हैं हमारा मजहब धर्म प्रथम है। प्रथम भारत है। मैं फिर कहूं, मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं। किसी से पूछो बिट्टा कौन है, बिट्टा भारतीय है। अगर कोई कह रहे बिट्टा सरदार पहले है तो मैं सिर काट के रख दूंगा। ये मेरी पहचान मुझे लोगों ने दी है, क्यों नहीं दूसरा बना सकता। आप कभी ओबीसी की बात करते हैं, आप कभी समाजवादी की, आप किसी की बात करते हैं। एक राष्ट्र के लिए एक सोच होनी। इजराइल आपने देखा मुल्क, जी बिल्कुल। अमेरिका जो है वो कहता है, अमेरिका को मैं तेरे साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। छोटा सा मुल्क, कितनी आबादी, कितने % आबादी होगी, चने चबा दिए उसने। क्या हम इजराइल की तरह नहीं बन सकते? क्या हमारी राष्ट्र के लिए सोच एक नहीं हो सकती? कहां आपने गहराई में बात की जी, दूसरे मुल्कों की, तुर्की की बात की, सऊदी अरब की बात की, सऊदी अरब की बात की, उसमें आप चाइना भी जोड़ लें, आप पाकिस्तान भी जोड़ लें। ट्रंप ने क्या कहा कुछ समय पहले कि भारत की वो नस दबाएंगे, भारत तड़पेगा, और तड़पाया हमें उसने, जब हमारे ऊपर कितना टैक्स लगा दिया। फर्ज करो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे तो फिर वही होगा ना, यूक्रेन और रशिया, वही होगा ना। आपको लगता है भारत अकेला है? अगर कोई युद्ध होता है तो कौन सा देश ऐसा जो भारत का साथ देगा? देखो भारत, देखो दो बातें हैं। हाँ। आज का भारत किसी से पंगे नहीं लेता। भारत तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। सर लेकिन दोस्त भी तो होना चाहिए, कोई भारत का कोई दोस्त भी तो होना चाहिए। मेरी बात सुनो ना। दोस्ती हम करते हैं, पर हम ऐसी दोस्ती तो नहीं करेंगे ना। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, पर हम किसानों का, देश का नुकसान तो नहीं करेंगे ना। जो ट्रंप चाहता है हम वो तो नहीं करेंगे। हम किसी का गुलाम तो नहीं है ना। कल को पाकिस्तान कहे हमें कश्मीर दे दो, हम कश्मीर तो नहीं दे देंगे। उसके लिए जीवन देना पड़ा तो देंगे, पर हम पहल नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के आम आवाम के ऊपर गोला बारूद नहीं चलाएंगे। वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारी बहन है, वो ही हमारी माँ है। शरारती तो ISI है, पाकिस्तान शरारती नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी शरारती नहीं है। ठीक है। अगर हिंदुस्तान ने ये ना करना होता तो नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को क्यों बुलाते? अगर हिंदुस्तान ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान में क्यों गए? ये सवालों के जवाब हैं। अब दोस्त, अगर कोई दोस्त हमें बन के हमारी पीठ पे छुरा मारेगा तो हम अकेले लड़ने के लिए फिर काफ़ी हैं, फिर कुर्बानी है तो देंगे। भारत माँ के लिए शुरू से कुर्बानियों का, भारत गुलाम नहीं रहा, मुगलों का गुलाम नहीं रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा। कितने साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा? क्या सुभाष चंद्र बोस नहीं आए? क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं आए? क्या चंद्रशेखर आज़ाद नहीं आए? क्या भगत सिंह ने फांसी के रास्ते को नहीं चूमा? सवाल ये है कि भारत माता की तरफ को आंख उठा के देखेगा, फिर अपना जीवन देंगे। भारत अकेला काफी है अपने दम पर, अपने हम कोशिश करते कि सबके साथ मिलके चले, पर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को, जो आपने सवाल किया, ये उनको सोचना चाहिए। जो आपने सवाल किया, जो तुर्की का सवाल किया, जो चाइना, ये पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। यार आज बनेंगे, कल नहीं है, घर बैठ जाएंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, मजे लेंगे ज़िंदगी के, जैसे कहा ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। छोड़ो यार, भारत के साथ धोखा नहीं करना। हाँ। सर मुझे बताइए, आपने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखी होंगी, जब न्यूज़ चैनल्स आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पर, बाकी और मीडिया सोर्सेज पर, कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि सेना कहाँ तैनात है, कौन कौन से हथियार इनके पास हैं। बाकायदा वो रिपोर्टर अपने बारे में बताता है कि वो किस जगह मौजूद है। आपको लगता है इस तरह की रिपोर्टिंग ठीक है? देखो आज तो नहीं है, आज तो बड़ी कमी आई है। पहले वक्त में देखा था, मैं नाम दे देता हूँ, आपने काटना काट देना। बरखा दत्त होती थी NDTV की,
वो जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ तो हमारा नुकसान भी हुआ। हमारी पाकिस्तान को भी हम कई बार इंटरव्यू लेनी शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान से कई रिपोर्टर्स ऐसी हैं, चैनल में भी आती हैं, कईयों से कहती हैं कि बिट्टा से हमारी इंटरव्यू करवा दो। हम एक स्पष्ट है, पाकिस्तान के किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू नहीं देंगे। आप न्यूज़ चैनल में जाने से भी बहुत बचते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं। नहीं, न्यूज़ चैनल पे अगर पाकिस्तान वाले लाइव आए तो आऊँगा। हाँ। अगर हिंदुस्तान में फौज वाले हैं उनके साथ बैठूंगा। हाँ। अगर कोई पॉलिटिशियन आए मैं नहीं जाता, क्योंकि हमारा किरदार ही बहुत गिर चुका है। जंग के मैदान बना दिए, अखाड़े बना दिए, है ना। तो कई बार मैं देखता हूँ पाकिस्तान से कोई ऐसी वीडियो मेरे पास आई, कोई एक वहाँ का कोई किसी पार्टी का व्यक्ति होगा पेशावर का, वो हमारी एंकर को इतनी गंदी तरह से गाली, गंदी भाषा का प्रयोग कर, नहीं, ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। हम अपने कई बार व्यू बढ़ाने के लिए हम ऐसे झगड़े कराने की कोशिश करते, व्यू क्या लेने भाई, अपने देश का नुकसान नहीं। तो हमें पत्रकारी को भी बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। अब मैं अवॉइड करता हूँ, मैं कोई डिस्कशन आती मैं अवॉइड करता हूँ। आपने जैसे इंटरव्यू ली, मेरे विचार कोई भी पूछे मैं जवाब दे दूंगा, इंटरव्यू पे मैं नहीं जाता। ठीक है सर, एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक लड़का अरुणाचल प्रदेश का है और वो कहता है उस वीडियो में बाय बाय इंडिया। मतलब उसको एक डर सता रहा है, उसको लग रहा है कि अरुणाचल पर जो चीन है, जो चाइना है, वो अपने पाँव जमा रहा है। हम खुलकर पाकिस्तान पर बोलते हैं, हम चीन पर क्यों नहीं बोलते हैं? हम इस डर को अरुणाचल के लोगों के भीतर से, युवाओं के भीतर से गायब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। असम से शुरू करते हैं जी। मैंने वो भी असम देखा यूथ कांग्रेस के वक्त, जब रोज बहनों के सुहाग उजड़ते थे तो मैं उन परिवारों की मदद के लिए जाता था। निकलना बहुत मुश्किल होता, कहाँ बम ब्लास्ट होगा पता नहीं। आज का असम कहाँ खड़ा है? घुसपैठिए भाग गए, वहाँ अमन शांति आया। नागालैंड के अंदर यूथ कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था, पूरे देश में जोरा किया, जम्मू कश्मीर सब जगह पे, मणिपुर तक किया। पर जब मैं नागालैंड में जाने लगा, मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट, वहाँ गेस्ट रूम में बैठा था। सुबह मेरी नागालैंड में फ्लाइट थी, तो वहाँ से फ़ोन आया, जी आपका यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी किडनैप कर लिया, अगर आप आओगे आपके प्लेन को भी उड़ा देंगे और आपके लड़के को भी मार देंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी से बात की, कहता बेटा मत जाना, अपना लड़का मार देंगे, अपन बाद में देखते हैं। मैं पूरे देश में एक नागालैंड ऐसी जगह जहाँ नहीं जा पाया। आज किसकी सरकार है बताओ मुझे? ये राष्ट्र एक है, राष्ट्र मजबूत है। ठीक है, आप चाइना की बात करते हैं, हमें क्योंकि चाइना के साथ हमारा व्यापार भी है। हर जगह पे रिलेशन को ख़राब करना, जैसे आपने कहा आपके साथ कोई तो होना चाहिए। ठीक है, अगला अंदर से कर रहा है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। ये एक फॉरेन पॉलिसी है। हम किसी के साथ सीधा ये भी नहीं कर सकते भी तेरे साथ लड़ेंगे, नहीं। हमारा एक ही दुश्मन है, वो पाकिस्तान की ISI है, उसको हम दुश्मनी से लड़ेंगे। वो शरारत करेगा, उसका जवाब देंगे। पर अगर को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, हम अपने फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से को ऐसे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि वो धीरे धीरे उनसे पीछे हट जाए। आपने जैसे देखा का बराक ओबामा थे जी, उनके साथ हमारे कितने अच्छे रिश्ते थे। बहुत अच्छे थे। जब ट्रम्प पहली बार आए, हमारे कितने अच्छे रिश्ते थे। अब ट्रम्प दोबारा आए, हमारे रिश्ते बदल गए। तो रिश्ते बदलते जुड़ते ये रहते हैं। पर हमें, जैसे आपने कहा, करना चाहिए, बनाना चाहिए, तो रिश्ते बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हर एक के साथ नहीं है। आप सर खालिस्तानियों पर बहुत ही प्रमुखता से बोलते आए हैं। आपने पाकिस्तान के ISI पर भी बहुत प्रमुख होकर बोला है। लेकिन हम मौजूदा दौर की बात करें तो पाकिस्तान के ISI और खालिस्तानियों के संबंध बहुत मजबूत, प्रगाढ़ हो रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए? पहली बात तो खालिस्तानी कोई नहीं है, ये है खाली शैतान। एक है खालिस्तान, एक है खाली शैतान। ये सब पाकिस्तान के एजेंट हैं। कोई हिंदुस्तान में खालिस्तान नहीं चाहता। बस में हिंदुस्तान में हमारे सिख भाइयों को एक कमी है, खुल के बोलते नहीं है। ये इन्हें भारत में पनाह क्यों मिल रही है फिर? इन्हें भारत में फिर पनाह क्यों मिल रही है ऐसे खालिस्तानियों को? नहीं, भारत में पनाह नहीं है। ये कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे ही है इनका। इधर बेस है। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में कई बार नारे लगाए जाते हैं, देखो खुलकर बोला जाता है। सवाल जहाँ तो जब हमने आतंकवाद को समाप्त किया था, खुल के कंट्रोल कर लेते। कई सरकारों की पॉलिसी ऐसी हो जाती, कंट्रोल नहीं किया। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, हमने तो ठीक कर दिया था। जैसे मैंने कहा, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी उम्र लंबी हो, कल कोई और आता, उनकी सोच क्या होगी हमें क्या पता। और जोगी जी हैं, कल को सोच किसी की और हो, हमें क्या पता। सोच
एक होनी चाहिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई चीफ मिनिस्टर आए, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये राष्ट्र के खिलाफ है। तो हमारी सोचें बदल जाती हैं। यही सोच पाकिस्तान में है। अगर आज नरेंद्र मोदी की सोच है कि राष्ट्र प्रथम, अगर यही सोच आने वाले टाइम पे सब चलाएं या हम सब उसके ऊपर चले तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। सोच हमारी जब आ जाती है वोट बैंक पॉलिटिक्स, वही मार खाएगी। खालिस्तान की मांग पर आपका रुख क्या है? खालिस्तान की मांग पर आपका रुख क्या है? देखो जी, पहली बात तो मैं आपको कहूँ, हमेशा मैं कहता था खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह MS बिट्टा के जख्मी शरीर से निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक ही रहेगा, राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम रहेगा। ये मैं इतनी बार बम्बों से झेल के आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको क्या कह सकता हूँ। सर, पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी 2022 को किसान प्रदर्शनकारी मोदी जी के काफिले के सामने आ जाते हैं, और वो बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य था। ना प्रोटोकॉल की वहाँ चिंता की गई, ना सुरक्षा का लिहाज रखा गया। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या किसान आंदोलन के पीछे मोदी जी को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा थी? आखिर ऐसा क्यों? अब सवाल ये है कि सिख कौम एक ऐसी कौम है जिसके आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। हमारी आबादी 2 करोड़ है, 2% है। हरमंदिर साहब एक वो स्थान है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक होता है। आपने देखा होगा पहले लाल किला के अंदर किसान आंदोलन के अंदर एक तरफ झंडा लहराया जा रहा था राष्ट्रपति जी की तरफ, एक तरफ शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा था, सूरवीरों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा था। 2 किलोमीटर दूर लाल किला पे तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा था, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, मेरे किसी सिख भाई पे गोली नहीं चलनी चाहिए, आप मार खा लेना, अब कट जाना। पुलिस वालों को बोला पर मेरे गोली ना चले। वही वहां पे हुआ। एक तरफ पाकिस्तान, 50 किलोमीटर पाकिस्तान इधर, 70 किलोमीटर पाकिस्तान इधर, फिर 50 किलोमीटर पाकिस्तान के आसपास नरेंद्र मोदी जी को घेर लिया। पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चली। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। वो पाकिस्तान को, वो पंजाब को पैकेज देने गए थे। मैं फिर वही कह दूं, सिख समुदाय कहाँ है? सिख समुदाय के लीडर कहाँ है? सिख कौम के जो धार्मिक लीडर कहाँ है? इसका विरोध कौन करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। तो फिर तो ऐसी घटनाएं होंगी। हमने इंदिरा गांधी को मार दिया था, हमने चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को मार दिया था, हमने बिट्टा को इतनी बार बम्बों से उड़ा दिया था, हमने बिट्टा के 70 आदमी मार दिए थे। हम अमित शाह को मार देंगे, हम नरेंद्र मोदी जी को मार देंगे, हम कांग्रेस पार्टी के लेके कृपाने लेके हम पुलिस वालों को काट देंगे। हम उत्तरांचल में जाके अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ कृपाने हम निकाल लेंगे। तो फिर मैं बार बार कहता हूँ, हमें सरकार लाइसेंस ही दे देना। हमारे सिर पे दस्तार है तो हमें लाइसेंस दे दे। हम मारे, हम काटे, हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को शहीद कर दें, हम इंदिरा गांधी को मार दें, हम नरेंद्र मोदी पे हमला कर दें, हम अमित शाह पे हमला कर दें, हम बिट्टा पे हमला कर दें। उसके बाद फिर ये कौम के हीरो बन जाएं, कौम के हीरो बन जाएं, फिर इनको सम्मानित किया जाए। फिर बेन सिंह जिसने इंदिरा गांधी को मारा था उसके बेटे को मेंबर पार्लियामेंट बना दें, सरबजीत सिंह को मेंबर पार्लियामेंट बना दें, उसकी पत्नी बिमल कौर खालसा को मेंबर पार्लियामेंट बना दें। तो फिर हमें लाइसेंस दे दें, कोई केस नहीं चलेगा। जिसको मारना मारो, जहाँ कृपान से सिर किसी का काटना काटो, आपके ऊपर केस रजिस्टर नहीं हो। खत्म करो ना, फिर कहानी खत्म करो ना। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अरे यार, आपकी हिम्मत कैसे हो गई यार? जंतर मंतर पे दिल्ली की राजधानी पार्लियामेंट बात, आप कृपाने पर्चे लेके क्या दिखा रहे हो? सुंदर बाने पाके ये पवित्र रूप गुरु महाराज, क्या दिखाना चाहते हो आप? कौन बोलेगा इसके लिए? सिख समुदाय से कौन बोलेगा? बिट्टा बोलेगा तो गंदी गालियां, बिट्टा बोलेगा तो धमकी, हिंदू बोलेगा तू क्या बोला, तू हिंदू है? वाई? अरे यार, कृपान आज सुखबीर सिंह बादल, पहले गुरुद्वारा साहब में उसके ऊपर गोली चलाई, हरमंदिर साहब में, याद है? आज वो मत्था टेकने कहाँ गए? नदेड़ साहब महाराष्ट्र में तीर कमान से उसके ऊपर हमला कर दिया। बिल्कुल लेंगे अभी। नहीं, तीर कमान से हमला कर दिया। मतलब कहने का मतलब है, अब जिसने हमला किया ये कौम का हीरो बन गया। नहीं, ये हमला कर दिया एक निहंग ने, बल्कि धारदार हथियार से। मेरी बात सुनो ना, ये कौम का हीरो बन गया।
जिसने बेन सिंह पे हमला किया आज उसको पैरोल पे छोड़ा जा रहा है पंजाब में, वो कौम का हीरो बन गया। जिसने बिट्टा पे हमला किया वो कौम का हीरो बन गया। फॉरेन से फंडिंग आ रही है, 70 करोड़ 100 करोड़ फंडिंग आ चुकी है। बिट्टा अकेला लड़ने वाला, कोई बिट्टे के साथ नहीं। लख लानत ऐसे लोगों की। आपको लगता है कि पीओके जो है वो ला पाएंगे पाकिस्तान से नरेंद्र मोदी? मैं समझो इसकी चर्चा हमें अभी नहीं करनी चाहिए। पहले हमें अपने राष्ट्र को और मजबूत करना है। ठीक है। जब कभी वक्त आया, पीओके अपने पास ही, अपने से दूर थोड़ा है। जब लाना होगा ले आएंगे। पंजाब में नशा तस्करी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ी है और उड़ता पंजाब नाम की एक फिल्म भी बनी थी। क्या पंजाब में होने वाली नशा तस्करी में सीधे सीधे हम ये माने कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है? नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ड्रोन से, मेरी बात ड्रोन से देखिए, मेरी बात नहीं समझी जी। नशा पहुंचाया जाता है। मेरी बात। हाँ। अब आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए आप गुजरात बॉर्डर पे चले जाइए। मैं बीएसएफ के साथ, फौज वालों के साथ जरा बॉर्डरों पे रहता हूँ। वहाँ चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सीपीएम है, चाहे सीपीआई है, जो लोकल लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो सारे इकट्ठे रहते हैं। एक आरएसएस की संस्था, उसका नाम है सीमा सुरक्षा कल्याण मंच जी। करोड़ोंपति लोग हैं, घर से खाना लेके जाएंगे, मैं उनके साथ जाता हूँ। और गांव में देखेंगे कोई नया आदमी तो नहीं आया, या कोई ड्रोन के जरिए तो नहीं सामान आया, उसी वक्त बीएसएफ को मिल के काम करते हैं। वहाँ तो ऐसा नहीं है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम अपनी सीमाओं की रक्षा खुद नहीं कर पाते, इसलिए वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम कुर्सी सत्ता की तो सब आवाज़ उठाते हैं, हमें सरकार बनानी, हमें कुर्सी चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, हमें सीएम बनना, मंत्री बनना। अरे ड्रग जो है, जो नार्को टेररिज्म कौन खत्म करेगा? अगर हमने आतंकवाद खत्म किया गोलियों बम्बों से नहीं, जबान से, लोगों के बीच में जाके आतंकवाद को समाप्त किया, ये कौन करेगा? हमारी राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है। हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार को कैसे देखते हैं? सर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं पिछले साल की बात है, ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी के टाइम पर मैं खुद कवरेज के लिए गई थी गोल्डन टेम्पल, और वहाँ पर ये कहा गया कि भिंडरावाला के खिलाफ अगर कुछ बोला तो आप वापस नहीं जा पाएंगी। इस तरह की धमकी मुझे दी गई कवरेज के टाइम पर। आपका इस पर क्या टेक है? मैं एक पहले आपके सवाल का जवाब मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, वहीं से ही सबसे पहले हमला भिंडरावाले ने मेरे ऊपर 82 या 83 में पहला ब्लास्ट किया था। ये गुरुद्वारा साहब वो है। हमारा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, हमारा इतिहास कितना पुराना होगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हम पहले कितना 500 साल पुराना? नहीं, 500 नहीं, 350 साल पुराना। 300। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे परदादा, उनके पिता, मतलब 4-5 पीढ़ियाँ हमारी होंगी। ये हमारा नया नकोर इतिहास है। ये मुझे नहीं पता था। मैंने अपने दोस्त को कहीं बॉम्बे फ़ोन किया, अमृतधारी सिख है, मैं कहा यार ये देखो क्या हरकतें करते। कहता यार नया नकोर इतिहास, दुनिया हमको मारती। मैं कहा नया नकोर इतिहास मैं पहली बार सुना। अच्छा 2%, ये भी किसी टीवी में सुना, कभी मैंने सोचा नहीं। जब मैं हूँ भारतीय, मैं भारतीय हूँ, 2% मतलब कि 2 करोड़ के आसपास मान लें। मैं जब हूँ भारतीय, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं भारतीय हूँ, मैं सनातनी क्या है मुझे कुछ पता नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, पूरी दुनिया जिस पगड़ी के आगे सिर झुकाती हो, 110 करोड़ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वो भी बर्तनों की सेवा करता है, मैं उसका गवाह हूँ। मेरे पास लिस्ट है, पूरी लाइन लगी है। नास्तिक भी सिर झुकाता हो, फिर हमारे अंदर अहंकार क्यों? आपने हरमंदर साहब को किला क्यों बनाया? आपने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करके हरमंदर साहब को कवच क्यों बनाया कि अंदर फौज नहीं आएगी? आपने चाहा दिल्ली के अंदर घड़े में पर्ची नहीं, दिल्ली के अंदर फलाना मनचंदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मारना है तो मारना है, उसकी मौत होती है। आपने बॉम्बे के अंदर पर्ची निकाली, मारना है तो वो मरता है, मर के वो हरमंदर साहब को किला बना लेता है। तो फौज क्या करती? फौज क्या करती? फौज गई, फौज ने यही कहा जी भिंडरावाले जी आप बाहर आ जाओ। अगर उसको गुरुद्वारा साहब पे प्यार होता, हरमंदर साहब से जी, तो भिंडरावाला क्या कहता? ये मेरे गुरु महाराज का तपों से सजा हुआ गुरुद्वारा साहब, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक होता, इस पे गोली मत चलाना, इसके कंकर मत चलाना, मैं आ रहा हूं। वो बाहर आ जाते। अगर मैं भिंडरावाले की जगह पे होता तो मैं ये कहता कि फौज वालों मैं आ रहा हूं, ये मेरा शरीर है,
मेरे शरीर पे गोलियां बम्बों से उड़ा देना, मेरे शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे गुरु महाराज की तपो जपो से सजा हुआ हरमंदिर साहब उस पे कंकर ना लगे। मेरा जीवन ले लो। हम आप भी मर गए, हमने श्रद्धालु भी मरवा दिए, हमने गुरुद्वारा सा डेयरी भी करा दिया, हमने इंदिरा गांधी भी मरवा ली, हमने 84 के दंगे भी करवा लिए। निकला क्या? खालिस्तान बन गया? बताओ, खालिस्तान बन गया? नहीं। आपको लगता है खालिस्तानियों की वजह से हिंदू और सिखों में दरार आई है? जो एकता थी उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ी है? देखो, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें उधर हैं, उनकी इधर हैं, ये रिश्ता अलग हो ही नहीं सकता। ये चंद लोगों के कारण हमारे रिश्ते थोड़ा टूट जाएंगे। हमारा एक रिश्ता है, वो रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है सर, ये जो खालिस्तानियों की सोच है, इसका जन्म कैसे हुआ? ये उत्पत्ति कैसे हुई? ये इतनी नफरत कैसे? इसका जन्म कांग्रेस के टाइम पे हुआ, जब कांग्रेस ने भिंडरांवाले को तैयार किया। उन्होंने कहा सदा राज करेंगे पंजाब के अंदर, और पंजाब में राज करते करते सब कुछ बर्बाद हो गया। और खालिस्तानी, फिर पाकिस्तान बीच में आ गया, पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को पकड़ लिया। अगर भिंडरांवाले को कांग्रेस खड़ा ना करती, हरमंदिर साहब में ना भेजती, तो शायद आज ये हालात ना होते। आपने कई बार पाकिस्तानियों को, आतंकियों को ललकार कर कहा कि एक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कि साले मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है, आप देश के दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के दुश्मन पाकिस्तान या हिंदुस्तान, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं सोचने पे, मुझे बोलने पे भी पूछना पड़ेगा ना कि हिंदुस्तान के अंदर दुश्मन या बाहर? सर, दुश्मन तो जो बाहर है, जो अंदर है, वो दुश्मन तो दुश्मन है। दुश्मन देखो, 2 दुश्मन है। एक तो कवि प्रदीप जी का गाना है, कहनी है एक बात यही कि देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए। दुश्मनों का सतम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते। एक है पाकिस्तान ISI, उसको मेरा एक ही जवाब होता है, हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। आपकी 3 इच्छाएं ऐसी कौन सी है जो आप जीते जी चाहते हैं वो पूरी हो? जब मुझे इच्छा मृत्यु मिलेगी, मेरी वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मैं अपने दिल के जज्बात, अपनी दिल की बातें, मैं पूरे देश के लोगों से, अपने स्टूडेंट से, मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए, मैं करके जाना चाहता हूँ। बस ये मेरी इच्छा है। आपको लगता है पाकिस्तान कभी सुधरेगा, या उसकी वो पूंछ है जो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी? नहीं, वो सुधरेगा नहीं। वो उतनी देर ही सुधरेगा जितनी देर तक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसकी उम्र लंबी हो। मैं यही कहना चाहूँगा। हमें अपनी जो पॉलिटिकल फैसले हैं, अगर कौन कैसे करने वाले, वो आपने पीछे देखा ही है। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर आयर, जब हमारे जवानों के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, तो उस वक्त ये जाके पाकिस्तान में डिनर करने जाते थे। आज बताइए, ये पिछले टाइम पे है। आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको जब जन्म मिले, अगला जन्म मिले, आपको जब अगला जन्म मिले, तो आपको जैन धर्म में मिले? मैं आपको छोटी सी बात सुना रहा हूँ। बरसात के दिन है, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं गोलियों से नहीं हारा, आतंकवादियों से नहीं हारा। मैं छोटी छोटी कीड़ियाँ होती आजकल निकलती हैं बरसात में, मैं उनमें गिर गया 5 दिन 6 दिन पहले, इधर भी। तो सिख धर्म में होना तो गर्व की बात है। मैं अपने अनुभव की बात जी बताइए। अगर मैं पैर आगे करूं तो 150 कीड़ी मर जाती है। मैं कहना भी, मेरा PA कहता साहब, मैंने उसको बात सुनाई, कहता साहब इसका भी लीवर होगा, इसकी भी किडनी होगी, इसकी भी आंखें होगी। मैंने वो रास्ता बदल के अपना रास्ता बदल लिया। तो मैंने जो इतना खून बहते पंजाब में देखा है, कश्मीर के अंदर इतना खून बहते देखा है। जैन धर्म कहता है मेरे पाँव के आके कीड़ी भी ना मरे, हम लोगों को काट देते हैं। हम पहलगाम में बहनों के सुहागों को उजाड़ देते हैं। 3 दिन पहले मेरी बहन की शादी होती है, लाल चूड़ा होता है, उसके सामने उसके पति को मार देते हैं। एक माँ के सामने उसके बेटे को मार देते हैं, उसी माँ के सामने, पत्नी के सामने उसके पति को मार देते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जैन धर्म जो है वो ऐसा एक धर्म है जो मानवता का प्रतीक माना जाता है। अगर ये धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाए, ना ईरान अमेरिका की जंग हो, न रशिया और यूक्रेन की जंग हो,
जंग ही खत्म हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जब मौत आई तो मेरा संस्कार पंजाब में मत करना। मेरा संस्कार पालीटाना जैन धर्म के गुरु आदिनाथ जी महाराज उनके चरणों में करना। और आस पास लिख देना, जब मेरी बॉडी खून से लथपथ हो, लिख देना जियो और जीने दो। मेरी लपटें भी निकले, मेरी धुआं भी निकले, तो उसमें यही नारा बजे, जियो और जीने दो। शायद मैं जाते जाते ये संदेश दे पाऊँ, शायद, क्योंकि जीते जी मुझे नहीं कुछ समझ पाएगा, नहीं। और पंजाब वालों ने मुझे जीते भी गाली देनी है, मरे भी गाली देनी है, ये मुझे पता है। और इसमें मैंने एफिडेविट लिख दिया, उसमें कोई मेरा परिवार, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मेरी बॉडी जाएगी। सर पानी लीजिए। नहीं सर प्लीज, मैं नहीं, इतनी जल्दी पानी नहीं पीता सर मैं। प्लीज लीजिए नहीं, सर। आप पी लो। चलिए इतनी जल्दी इतनी बॉडी जाएगी मेरी, अगर तो बम्बो गोलियों से गई। फिर मैंने ये लिख रखा है कि मेरी बॉडी से खून टपकते देना, हर चौंक पे खड़ा करना। इनकी गुंडों की, बदमाशों की इतनी वीडियो बना रखी जो बहनों के सुहागों को उजाड़ा है, बच्चों को यतीम किया है, सिख कौम को बदनाम किया, वो हर चौराहे पे चलाओ। अगर वैसे चला गया तो मुझे प्लेन में लेके जाना, उतार देना, बस इतना लिख देना, जियो और जीने दो वीडियो, बस ये मेरा नारा है। क्या मतलब हम इंसानों को क्या समझते हैं? मार देते हैं, काट देते हैं, किसी को दिल को दुख देते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ देते हैं, किसी बच्चे को यतीम कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? योगी को क्यों मैं संत और सिपाही संत जोगी को क्यों कहता हूँ? मेरा उनसे क्या रिश्ता? और जब से सीएम बने पूछ लो, मैं कभी मिला ना, मुझे मिलने की इच्छा है। मेरी एक ही है यार, मानवता को मत मारो, कत्लेआम मत करो, नहीं यार, बम ब्लास्ट मत करो यार। सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि लॉरेंस गैंग से खालिस्तानी डरते हैं, खौफ खाते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो, लॉरेंस बिश्नोई तो अहमदाबाद जेल में है। अब उसके नाम पे कौन है मुझे पता नहीं। मैं फिर कहूँ, खालिस्तान नहीं है ये, खाली शैतान है। खालिस्तान एक नारा है, ये पाकिस्तान के करिंदे हैं। पाकिस्तान इनको फंडिंग देता है, पाकिस्तान इनके फंडिंग दे के कनाडा के अंदर या कहीं भी जाके नारे लगवाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये कुछ भी नहीं है। ये सारी समस्या का एक ही हल है, हिंदुस्तान का मेरा सिख समाज सड़कों पे आ जाए, इतना कह दे हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। ये पन्नू जैसे लोग पाकिस्तान के टुकड़े पे पलने वाले, बार बार मेरे मुंह से एक ही सवाल का जवाब निकलेगा, उसका जवाब हमारी जबान देगी। बिट्टा लड़ा, बिट्टे ने गोली तो नहीं चलाई, बिट्टे ने किसी को मारा तो नहीं, जबान को AK-47 इन खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ा। एक पाकिस्तान ISI के जबान रॉकेट लंचर की तरह पाड़ के रख देती थी इनको। लड़ा, जीता, लड़ाई जीती। तो अगर मेरी तरह हर मेरा सिख भाई जो सिख कौम का अपमान करने वाले ये खाली शैतान के लोग जो बाहर में जाके हमारे पूरे सिख समाज को, भारत को बदनाम करते हैं, तिरंगे झंडे को पैरों में रोलते हैं, सिख समाज सड़कों पे क्यों ना आए? बार बार मेरा सवाल का जवाब एक ही रहेगा, सिख समाज कहाँ खड़ा है? हल्का किसी ने कह रही हमारी पगड़ी को हाथ डाल दिए। क्यों भाई? पगड़ी तो हमारा कवच है भाई, कौन पगड़ी को हाथ डालता है? सबसे ज्यादा हिंदू धर्म सिख धर्म के आगे सिर झुकाता है और बार बार कहता है गुरु गोबिंद सिंह ना होते तो हम ना होते। और टकरे मार मार के दीवारों पे खून निकाल लेता है, फिर भी कहना यार हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। जो आम सिख है वो क्यों ना कहे अरे तुम गलत हो भाई। जब आपने देखा होगा लाल किला के ऊपर हमला हुआ, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, तो ज़्यादा गुरुद्वारों में, ज़्यादा सिख भाइयों में यही देखा गया, सरदारा ने फट्टे चकते। ये पंजाब में नहीं, बॉम्बे के अंदर सुना गया, पूना के अंदर सुना गया, ये कई जगह पे सरदारा ने फट्टे चकते। की फट्टे चकते भी? तुम्हारे देश का गौरव, तुम्हारे देश का पहला तिरंगा झंडा, तुम्हारे देश का पहला वो मान सम्मान आज़ादी का तिरंगा झंडा, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, जहाँ सरदार पटेल खड़े थे, उस तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। तुम कहते सरदारा ने फट्टे चक दे? लाख लानत है हमारे ऐसे लोगों के ऊपर जो हम चुप रहते हैं। लगे बुरी गालियां देने दो, डट के दो गालियां, परवाह नहीं इनकी, बम्बों की परवाह नहीं इनकी, गंदी गालियों की परवाह करता हूं मैं। ये कड़वी सच्चाई है, यही कहता हूं, इच्छा मृत्यु जीते जी इन गुंडों को, इन बदमाशों को, देश को तोड़ने वालों को, इन खाली शैतानों को मैं जवाब दे के जाऊं, तुम्हारी असलियत बता के जाऊं।
किस तरीके से तुमने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, किस तरीके से बहनों के सुहागों को उजाड़ा, किस तरीके से 19,000 बेगुनाहों का तुमने हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने एक आदमी जा रहा, शाम को उसकी डेड बॉडी घर में आती है और तुमको सजा नहीं मिलती। कश्मीर अपना अभी अहमदाबाद के अंदर 35 मुसलमानों को जिन्होंने बम ब्लास्ट किया उसको फांसी के साथ सजा सुनाई गई, पर पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। तुम मारो, तुम काटो, तुम कत्लेआम कर दो, तुम इंदिरा गांधी को मार दो, तुम चीफ मिनिस्टर को मार दो, तुम मोदी को मारने की धमकी दो, तुम अमित शाह को मारने की धमकी दो, तुम बिट्टा को मारने की धमकी दो, तुम जंतर मंतर करपाने चला दो, तुम उत्तरांचल के अंदर बॉर्डर घेर लो करपाने न कर, नहीं, तुमको मार देंगे। वाहे वाहे, क्या कानून क्या है? ये सवाल है, मैं बहुत बड़े खड़े करके जा रहा हूं। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर बोलने की, हिम्मत नहीं है बोलने की। कितने बलात्कार हुए पंजाब के अंदर, सिख घरों में सिख इन आतंकवादियों ने बलात्कार किए, दिखा दूं आपको रिपोर्टें में। और खुद आप कह रहे हैं कि मैं हरमंदर साहब रिपोर्टिंग करने गई और मुझे कहा अगर भिंडरावाले की बात की तो वापस नहीं जाओगे। कौन था भिंडरावाला? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दो, हरमंदर साहब को ढह ढेरी करा दो, इंदिरा गांधी को मार दो। आपके कारण 84 के दंगे हुए, 84 के दंगे हो गए। 84 के दंगे में दिल्ली हिंदुस्तान के सिखों का क्या कसूर था बताओ? ना उनके हाथ में बंदूक थी, ना हाथ में कृपान थी, ना उनके हाथ में लाठी थी। आपकी गलती, आप इंदिरा गांधी को ना मारते, उन बेचारे निहत्थों सिखों का कत्लेआम ना होता। घरों के घर उजाड़ दिए, टायर लाल आके खींच दिए। पर इन लोगों को अभी भी समझ नहीं, ये अभी भी उसी आड़ में घूम रहे हैं। यार किन लोगों के कारण आप लोगों का कत्लेआम हुआ? और जिस इंदिरा गांधी को मारा उसकी पत्नी मेंबर पार्लियामेंट रही, डेथ हो गई बाद में, अब उसका बेटा मेंबर पार्लियामेंट बन गया। ये सिख कौम के हीरो बना दोगे आप। अब सुखबीर बादल को गोली तीर कमान चलाया, अरे तीर कमान यार, कृपान, ये दस्तार, ये गुरु महाराज ने दी है, पर इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी। अब मैं कहाँ से गुरुद्वारा, आप मुझे पूछोगे तो गुरुद्वारे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा भाई? अब मैंने बात कट गई, मैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने जाना था। मेरे किसी दोस्त के रिश्तेदार की डेथ हो गई पंजाब के अंदर, मैं जाना था और मैं कैसे जाऊंगा? अंदर मैं पुलिस नहीं लेके जा सकता और लेके भी नहीं कभी जाऊंगा गुरुद्वारा से पवित्र। कल को अंदर मुझे को कर दे, फिर मरने से मैं नहीं डरता, पर अननेसेसरी क्यों? ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे कोई चर्चा नहीं होती। वोट बैंक, वोट बैंक ले लो यार, जितनी वोट तुमने लेनी है यार, राष्ट्र को तो यार संभालो यार। जो लोग गलत हैं, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करो। डरो मत, मरना है एक दिन देश के लिए। अगर आप अहमदाबाद के अंदर उनको 36 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, कोर्ट सुना रही है, तो पंजाब में क्यों नहीं? हम भी नहीं बोलते को ठीक है यार, कैसे यार, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं। अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब से सांसद बने। मेरा ही गांव है वहाँ। जी जी। हाँ। कई ऐसे युवा हैं जो अपना हीरो मानते हैं अमृतपाल सिंह को, कुछ ऐसे हैं जो देश विरोधी मानते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? कोई हीरो कैसे हो सकता है अमृतपाल सिंह? यही तो पंजाब की समस्या है। आप कनाडा से आते हो, आप दुबई से ट्रक चलाते आते हो, आप फिर डिज़ाइनिंग करते हो कपड़ों की, फिर किसी से ट्रेनिंग लेते हो, फिर भिंडरावाले की तरह ऐसे चलते हो, हाथ में तीर चलाते हो, आप हीरो बन गए। और हम समझने वाले भी बेवकूफ़ ही हैं फिर। नहीं, हम समझने वाले भी बेवकूफ़ हैं। और आप पुलिस स्टेशन में चले जाते हो, आपका दोस्त किसी केस में पकड़ा जाता है, आप गुरु ग्रंथ साहब लेके ढाल बना के चले जाते हो, मीडिया में छा जाते हो, आप हीरो बन गए, मेंबर पार्लियामेंट बन गए, आप चीफ मिनिस्टर की तैयारी में हो। ये पॉलिटिक्स है? मैं सवाल पूछ, ये राजनीति है? आप राजनीति की बात कर चुके हैं, आज़ादी की लड़ाई, देशभक्ति, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के गुरु, कहाँ आज ये पॉलिटिक्स है? ये आए कनाडा में और 3 महीने में आप हीरो बन गए कि ये पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की। इसलिए आपको कहता हूँ राष्ट्र नीति के ऊपर हमें शिक्षा लेनी होगी हर पॉलिटिशियन को। आपने देखा कई गाड़ियों के पीछे जो है भिंडरावाला के स्टिकर लगे होते हैं, कई युवा जो हैं टैटू बनवाते हैं, अपना गुरु मानते हैं। ये क्या हो रहा है? किस दिशा में जा रहे हैं युवा? क्या उन्हें जानने की जरूरत है? किस सच्चाई से वो अभी भी अनजान है? पहली बात तो ये है, हर धर्म के कोई लीडर होते हैं।
जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी हैं, जी, मुस्लिम हैं तो कोई उनके बड़े मौलाना जी होंगे, ईसाई धर्म है उनके को बड़े पादरी जी होंगे। वो एक संदेश देते हैं कि ये बुरा नहीं करना, ये बुरा नहीं करना। जब हो ही बुरा रहा है, संदेश देने वाले ही उनके साथ हो जाते हैं। बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले कहते इनको छोड़ दो, चीफ मिनिस्टर को मारने वाले कहते इसको छोड़ दो, तो फिर उस कौम का क्या हाल होगा? इतनी पवित्र कौम, इतनी गुरु महाराज की कुर्बानियों से शहादतों की कौम, उसकी अगुवाई करने वाले ही सारे जब एक जैसे हो जाएं, चुप बैठ जाएं और जो बेगुनाहों का कत्ल करते कहते उनको छोड़ो तो क्या करोगे? अब जिसने मेरे पे हमला किया दिल्ली के अंदर, अब अकाल तख्त के जथेदार सबसे बड़े शंकराचार्य की तरह कहते छोड़ो, पहले भी अब वाले, उससे पहले वाले, जो आगे आएंगे वो वाले, मैं क्या करूं? सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती छोड़ दो, मैं क्या करूं? सब पॉलिटिकल पार्टियां एक भी नहीं बची, मैं क्या करूं? धर्म के ठेकेदार भी और राजनीति के ठेकेदार भी, मैं क्या करूं? मैं तो अकेला हूं। सर आप विदेश क्यों नहीं जाते हैं? आप जिंदगी भर डरे नहीं किसी बात से, अब आपको किस बात का डर है कि आप विदेश क्यों नहीं? देखो, डर ये नहीं है, मरूं तो अपनी धरती में मरूं। आपको लगता है विदेश में जाएंगे तो टारगेट किए मार जाएंगे? देंगे ना। अम्बेसी में सब लोग मिले होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वो मर देगा मुझे तो मर देगा, तो मुझे भी डेड बॉडी यहाँ उठा के ना लाएंगे, वहीं कहेंगे मैं संस्कार करना, कर दो यार, मर गया वहीं संस्कार करना। अपने देश में मरना है, इस मातृभूमि की मिट्टी पे मरना है। यहीं गंगा यमुना में मेरी राख जाएगी ना, मैं नहीं जाऊँगा विदेश। आप कभी विदेश गए भी नहीं? मैं गया ही जीवन भर नहीं? ना, मैं जाता ही नहीं, ना मैं गया ना मैं जाऊँगा। मैं दुबई तक नहीं गया। मेरा देश ही इतना प्यारा, स्वर्ग है मेरा देश। क्या बात कर रहे हो? मेरी बात, भारत माँ स्वर्ग है। जाओ जरा कभी उत्तरांचल के अंदर, जाओ जरा कभी हिमाचल के अंदर, क्या खूबसूरती है हमारे देश की, जो हमारे देश में है। बाहर तो है ही नहीं, लोग तो पागल हैं जो बाहर। क्या आपके बाद भी हम किसी के अंदर इस तरह की देशभक्ति देख पाएंगे, या आप अंतिम? नहीं, ये आपको गलतफहमी है कि मेरे अंदर देशभक्ति है। मेरे अंदर नहीं है। मेरे विचार हैं, मेरे जज्बात हैं। बस मेरी एक प्रेयर किया करो कि मुझे इच्छा मृत्यु मिलने की भगवान कृपा करे। सब प्रे करते हैं कि आपकी उम्र और लंबी हो। नहीं, उम्र लंबी नहीं मैं चाहूँगा। मेरी उम्र निकल चुकी, कई सौ बार हमले, कई सौ बार। अभी आपकी उम्र कितनी है सर? मुझे उम्र का नहीं पता। अब मेरे जिस आदमी के ऊपर 14 बार हमले हुए, कई सौ बार ऐसे हमले जो गुमनाम हैं, जो मुझे नहीं पता आतंकवादियों को या पाकिस्तान को पता होगा, ठीक है। जिसकी उम्र, जिसके 14 बार हमले हो गए हों, तो उम्र की एवरेज जरा लगा ले आजकल कितनी है, 70 है, 60 है, 80 है, 100 है। उस हिसाब से मेरी उम्र को गिन लें बोनस की ज़िंदगी में। सर भारत के बाहर अगर हम देखें, खासकर कनाडा, यूके और अमेरिका जैसे देशों में खालिस्तानियों का उबार हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि भारत के दूतावास पर हमला होता है। इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ती हैं? क्या संदेश देने का प्रयास किया जाता है? इसकी घटना इसलिए होती, मेरी हर सवाल का एक ही जवाब है कि हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई सामने आके इसका विरोध क्यों नहीं करता। लाखों बातों में मेरा एक ही जवाब रहेगा, हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई, हिंदुस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, हिंदुस्तान की धार्मिक संस्थाएं इसका विरोध क्यों नहीं करती कि ये सिख कौम को बदनाम करने वाले पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये ISI के एजेंट हैं। क्यों नहीं कहता? चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों में हो, चाहे वो धर्म के जिम्मेदार आदमी हो, चाहे जिम्मेदार सिख समाज हो, वो ये क्यों नहीं कहता? ठीक है, आपको जो टाइटल दिया गया जिंदा शहीद का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा जी, PV नरसिम्हा राव, इस टाइटल के साथ जीना आपको कैसा लगा? और जो संगठन आपने बनाया ऑल इंडिया टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट फ्रंट वाला, इससे आपने कितना बदलाव किया? देखो जी, इसमें एंटी टेररिस्ट फ्रंट पे तो ये बदलाव आया जब कारगिल का युद्ध हुआ और जवानों की बॉडी, डेड बॉडी घर घर आ रही थी। मैं किसी शहीद परिवार के घर गया महेंद्रगढ़ में, तो जिस पिता का बेटा चला गया था उसको मैं अफसोस करते करते कहा, क्या सरकार ने मदद की? हाँ। वो कहने लगा, एक सरकार की तरफ से SDM आया था, उसने लकड़ों के संस्कार के लिए 5,000 दिया था। तो मैं क्या, बड़ा मुझे दुख लगा कि 5,000 दे के वो चले गए। मैं क्या, ये छोटे बच्चे हैं,
इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको उनको फौज में कराऊंगा। तो मैंने उन बच्चों को अडॉप्ट किया। जब 5,000 डेड बॉडी की कीमत लगा दी, फिर मैंने विज्ञान भवन में फंक्शन किया। फिर 71 जंग के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा को बुलाया, सोमना भारती जो हिंदुस्तान टाइम की एडिटर थी उनको बुलाया। हाँ। फिर उनको मैंने उस वक्त सब परिवारों को बुला के 5-5 लाख की राशि दी, सिर्फ सरकारों को जगाने के लिए। मेरे उस कार्यक्रम के बाद फिर सरकारें जागी, सरकारों ने फिर कई करोड़ कई कुछ दिया, फिर पेट्रोल पंप दिए। तो ये मेरे में बदलाव आया। और नरसिम्हा राव इनके नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो बदलाव आया, जो मैंने एक क्रांति की शुरुआत की थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। हर परिवार को 1-1 करोड़, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बदलाव आया। ये मेरे काम उस वक्त करने के बाद। फिर पार्लियामेंट में शहीद हुए, उनको मैं हाईलाइट किया। अमिताभ बच्चन को बुलाया, अमिताभ बच्चन ने अपनी पॉकेट से उस वक्त 20 लाख रुपया दिया, सहारा ग्रुप ने दिया, मीडिया ने उठाया। फिर सरकारें जागी, फिर उनको पेट्रोल पंप दिला दिए, उनके बच्चे सेटल्ड हो गए। मोदी जी के, क्योंकि मैं रोया करता था, अगर मैं दुनिया से चला गया इन परिवारों को कौन दिखेगा। आज मैं रोऊंगा नहीं, आज मेरी आत्मा रोएगी नहीं। आज मैं अगर इच्छा मरे तो मांग, इसलिए तो मांगता हूँ मेरी इच्छाएं पूरी होगी। मेरी इच्छाएं थी नहीं, बचपन से मेरी इच्छाएं कोई नहीं थी, मैंने कुछ बनना ये है। तभी से था जब आपने पहली बार आतंकवाद को देखा था, आतंकियों को देखा था? नहीं, मेरी जब मुझे इलेक्शन भी नरसिम्हा राव जी ने लड़ाया, तो मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूथ कांग्रेस की रैली में मुझे उन्होंने कहा, नरसिम्हा राव जी ने, मौत का कफन बिट्टा बांधना होगा, पंजाब में लोकतंत्र लाना होगा, सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, अकालियों की बने। उन्होंने मेरी रैली में ऐलान किया कि पंजाब में चुनाव कराने जा रहा हूँ। मैंने कहा सर, मैं पंजाब में लोकतंत्र लाऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा, मैं सरकार कोई बने बनाऊंगा, पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम लड़ोगे। फिर खालिस्तान के गढ़ में, जहाँ पहली बार मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, वहीं मुझे टिकट दिया। पंजाब में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता। फिर मैं मिनिस्टर बना। मिनिस्टर बनने के बाद फिर उन्होंने लगातार मेरे ऊपर बम ब्लास्ट किए। तो मेरे कहने का मतलब, मेरा कोई इच्छा थी नहीं राजनीति के अंदर कि मैं राजनीति में आऊँ करूँ। पर जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, फिर मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आंदोलन शुरू कर दिया। मैंने हर चीज़ को राष्ट्रनीति की तरफ ले जाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के युवाओं को राष्ट्र प्रति एक रास्ता दिखाने की कोशिश की। ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी जी। अब राहुल गांधी के साथ वेणुगोपालन, इसको मैंने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। अशोक चौहान मेरा स्टेट प्रेसिडेंट था, चीफ मिनिस्टर रहा। इनको निकरें डलवा दी थी मैंने वाइट कलर की, वाइट निकर, वाइट शर्ट, वाइट बूट, हाथ में तिरंगा, और चलो काला पानी सबको लेके गया था मैं, पोर्ट प्लेयर 2 प्लेन लेके। उस वक्त भी यही था, मेरा बस चले तो मैं तिरंगे झंडे समुद्र में गाड़ दूँ। और मैंने अपना रास्ता दिया, देखो जितना मैं कर सकता था कर दिया। अब उसके बाद कोई रास्ते पे चला नहीं चला, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको कोई भूल नहीं पाएगा, आपका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में रहेगा। नहीं। और हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे देशभक्ति की जाती है, अपने देश से प्रेम कैसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस पीटर वंदे सर, मातरम, अपना कीमती समय देने के लिए। हर सवाल का बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।